अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? रेडियो विलक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ माहे दरक्षा का 7th एपिसोड लेकर, और इसकी मुसन्निफ़ा है फातिमा लगारी। और एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। तो अब चलते हैं एपिसोड की जानिब। ज़मान अख्तर के घर का पुरतेश हॉल। हॉल के हर शय से शिद्दत झलकती थी। छत से लटकते फानूस की जरनिगाह नाजुक लड़ियाँ उस पर साया करती थी। महंगी तरीन पेंटिंग्स दीवारों के सीने से लगे दम सा चुकी थी। दरमियाने दीवार पर बड़ी सी तस्वीर आवेजा थी, जिसमें शाहना कुर्सी पर जमान अख्तर बैठे थे और उनके पीछे खड़ी मुस्कुराती हुई लिली, वही लिली जो शाही सोफा को छोड़कर दरमियान में रखे हुए शीशे की मेज के करीब फर्श पर बैठी थी। सियाह बाल कंधे तक आते थे, धुला धुला चेहरा लिए आरामदेह शर्ट ट्राउजर में मलबूस वो खाली खाली नजरों से अपने सामने खुली हुई किताब को घूर रही थी। आज फिर वो उसका इंतजार करती रह गई थी। आज भी वो नहीं आया था। नम सांस अंदर उतारते हुए उसने पलकों का पर्दा उठाया तो आंखें भर आई थी। लब भींचकर गर्दन गिराकर खुद पर झुके हुए फानूस को तकते हुए उसने आंखों में उतरते पानी को पीछे धकेलना चाहा। वो नाकाम रही थी। टिप से एक कतरा गिरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। वो बेबस हुई। वो बताकर तो जा सकता था, इतला ही कर देता कि कुछ दिन नहीं आएगा, एक मैसेज कर देता। वो उसका इंतजार तो ना करती। वो सामने बैठा होता था, उसे झड़कता था, डांटता था, बार बार एक ही बात को दोहराते हुए झुलसा जाता था। एक नम निगाह उस पर नहीं डालता था, मगर सामने तो होता था ना। वो ना देखे, लिली की आंखें तो ठंडी हो जाती थी। जब वो पहली बार घर आया था, कितना लड़ी थी वो अपने बाप से। यानी आप एक पीएचडी प्रोफेसर पर उस 2% के लड़के को तरजीह दे रहे हैं जो अभी ग्रेजुएट भी नहीं हुआ। सच शुक्र उस दिन ये बात उसके सामने नहीं कही थी, क्योंकि जितना वो खुददार था आइंदा कदम न रखता उस घर में। लिली बहुत झगड़ा करने के बावजूद भी अपनी बात ना मनवा सकी थी। अगले दिन वो उसे पढ़ाने पहुंच गया था। कितनी बदतमीजी करती थी वो पढ़ाता था, लिली मोबाइल में मसरूफ रहती थी। वो कुछ पूछता तो समाज से महरूम हो जाती थी वो। फिर क्या, पटकती थी किताब उसने। तुम्हारे बाप का नौकर नहीं लगा हुआ जो तुम्हारी हरकतें बर्दाश्त करूंगा। पढ़ना है तो पढ़ो, वरना भाड़ में जाओ। वो हैरत व बेयकीनी से उसे देख रही थी। उसके बाप के घर में बैठकर वो उसे ही भाड़ में झोंक रहा था। इतनी जुर्रात, इतनी हिम्मत। सोने का निवाला खिलाया है, मगर तमीज सिखाना भूल गए हैं जमान साहब। वो ऊंची आवाज में बड़बड़ाता हुआ पैर पटकता बाहर निकल रहा था, और वो सुन बैठी उसे दूर जाता देख रही थी। उसके कान कैसे लाल हो रहे थे गुस्से से, पेशानी की रगें लम्हों में उभरी थी। उसके जाते ही लिली ने सर तो झटक दिया था, मगर उसका ख्याल न झटक पाई। अगले दिन वो आया तो उसके आने से आधा घंटा पहले ही वो हॉल में किताबें खोले बैठी थी। फिर ये मामूल बन गया था। वो तवज्जो से उसे सुनती थी, कुछ पूछता था तो झट से बता देती थी, और जवाब सही होने पर तारीफ तलब नजरों से उसे तकती थी। वो हमेशा उसकी उम्मीदों पर पानी फेर देता था। वो कभी भी लिली की मुस्कुराहट का सबब नहीं बनता था। उसे बस एक तारीफी जुमला सुनना था, वरना एक तहसीन भरी निगाह तो उस पर डाल ही सकता था। जाने कौन सी मिट्टी से बना था। आता था, झट से किताबें खोलता, ठक ठक काम बताता और उठ जाता। उसके आने पर जोस्वा खरोश से उसे सलाम करती थी। उसके जाते वक्त सारा जोश झाग की तरह बैठ चुका होता था। और अब इतने दिनों से वो आया ही नहीं था। एक हफ्ता होने को था। लिली हर रोज इशा की अजान के साथ ही हॉल में किताबों समेत डेरा जमा लेती थी। इंतजार सदियों जितना तवील होता जा रहा था। आगे किसी वीरान खंडर इमारत सी दास्तान कहने लगी थी। आंखों से गिरते आंसू थोड़ी सी फिसलते गोद में गिरने लगे थे। वो जब्त खो बैठी थी। तभी मुंह पर हाथ रखती हुई तेजी से उठ खड़ी हुई और भागी थी। नमली मीरा से खबर आई है सर। वो ठहर गई। आंखें किनारे से स्टडी के खुले हुए दरवाजे को देखा था। उसे अपने बाप का आधा चेहरा नजर आया और उनके वफादार मुलाजिम की पुश्त। वो उस खबर को सुनने के लिए बेताब हुई थी। सांस रोके स्टडी के अधखुले दरवाजे से कान लगा लिया। खानों का मलिकों के साथ झगड़ा हो गया है। अमर खान ने बड़े मलिक के पोते पर गोली चलाई है। पहले उसने कसदन सांस रोका था, अब वो सांस लेना चाहती थी, मगर नाकाम ठहरी। अपने पैरों पर खड़ा रहना मुहाल लगा। वजह? बाप की भारी आवाज सुनते ही उसने दीवार से टेक लगाई थी। सुल्तान खान की बेटी आई हुई है, उसे गाली दी थी मलिक एहतशाम ने। वो हैरान हुई, ताजुब से गर्दन घुमाकर दरवाजे को देखा। अम्र ऐसा नहीं था। अम्र न अकबत अंदेश नहीं था। कोई किसी को गाली देने पर क्यों गोली चलाएगा? अमर तो बिल्कुल नहीं। मामला संगीन है? ठहरे हुए लहजे में पूछा गया। खून के बदले खून मांग रहे हैं। या तो एक गोली चलेगी अमर खान पर, या दोनों हरीफ खून में नहाएंगे। वो बेयकीनी से सरनफी में हिलाते हुए पीछे हट गई। हिस्ट्राई की कैफियत में वो उल्टे कदमों अपने कमरे की तरफ भागी थी।
अम्र इतनी लापरवाही का मुजाहरा नहीं कर सकता था। एक गाली ही तो थी, गाली देने पर कोई किसी को नहीं मारता, किसी की पिस्तौल से गोली नहीं निकलती। फिर अम्र, ओह अम्र। उस दिन वो समझ नहीं पाई थी। बरसों बाद जहरीले सवालात की बौछार में आती अलमीरा के आगे खड़े अम्र को देखकर वो समझ गई थी। गाली जिसे दी गई हो, अगर वो अलमीरा हो, गाली जिसके सामने दी गई हो, अगर वो अम्र हो, तो पिस्तौल से गोली भी निकलती है, खून भी बहता है, और रगों से निकलते हुए खून के पहले कतरे के साथ ही कुछ पहले जैसा नहीं रहता। लेली जमान अख्तर, आपको किरण हन्नान को कत्ल करने की कोशिश के जुर्म में जेर हिरासत लिया जा रहा है। आपके पास खामोश रहने का हक है। अब से आपकी कोई भी बात अदालत में आपके खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है। पिस्तौल पर उसकी गिरफ्त सख्त तरीन होती गई थी। हाथों की रगें उभरी हुई थी, जबड़े तने हुए और आंखें कहर बरसाती थी। समाज से टकराती लिली की हंसी सांप के फंकार से महसूस हुई थी। वो गर्दन गिराए हुए हंसती जा रही थी। उसकी हंसी, उसकी खिलखिलाहट अमर का जब्त आजमा रही थी। उसने लम्हों में पिस्तौल की नाल लिली के सर से हटाकर पिस्तौल उसके कंधे पर रखकर ट्रिगर दबा दिया था। फायरिंग की आवाज लिली की हंसी पर काबिज हुई। हवा की रफ्तार से गोली लिली की आंखों के किनारों से गुजरकर सोफे की लकड़ी में सुराख करती गई थी। सांस रोके बिना पलक झपके उसने लकड़ी में हुए सुराख को देखा था। अमर ने पिस्तौल की नाल उसकी कनपट्टी पर रखी। जो बेटी रात भर गायब रहने के बाद अपनी इज्जत गवाकर किसी गैर मर्द के पहलू से बराबंद हो, उस बेटी को मैं मार भी दूं तो तुम्हारे बाप को कोई फर्क नहीं पड़ेगा लिली। तुम उनके माथे पर लगा वो बदनुमा दाग हो जिसे अगर जरूरत पड़ी तो वो तुम्हारे ही खून से धो डालेंगे। वो पिस्तौल की तमाम गोलियां सीने में उतार देता, उस रात का जिक्र न करता जिससे मोहब्बत की थी, जिसे टूट कर चाहा था, वही उसे किसी गैर मर्द के पहलू से उठा रहा था। वो हकारत से देखता, नफरत से मुंह मोड़ता, मगर वो तो पत्थर चेहरा लिए खड़ा था। उसकी बला से वो जहाँ भी मुंह मारे, उसकी नफरत इतनी तकलीफ ना देती थी जितनी ये बेरुखी। वो जान ले उस रात का जिक्र ना करे। वो रात जब वो उसके बाप के कहने पर उसे ढूंढता हुआ वहां पहुंचा था। काश वो ना आता, काश। ऐसा क्या है उसमें कि आप हर हद तक जाने को तैयार हैं? बस एक बार क्या था अमर ने, जिसे पिस्तौल भी खौफजदा न कर पाई थी, वो माजी से डर गई, सूखे तिनके की तरह कमजोर पड़ गई। मैंने इतने वर्ष इसलिए दिन रात एक नहीं किए कि तुम जैसे लोग मेरी बीवी पर चढ़ दौड़े और मैं खामोश रहूं। तुम आंख उठाकर उसे देखो, आइंदा तुम्हें देखने का काबिल नहीं छोड़ूंगा। मुझ जैसे लोग, आपकी नजरों में मेरी औकात किसी तवाइफ जितनी भी नहीं है ना? वो तलखी से सर झटक कर कह रही थी। अमर ने पिस्तौल उसकी कनपट्टी से हटा दी। पिस्तौल वाला हाथ पहलू में गिर गया। मेरी नजर में तुम हो ही नहीं। बेहतर होगा मेरी बीवी से दूर रहो। तुम्हारी औरत होने का लिहाज कर रहा हूँ, वरना मेरी बीवी को गाली देने वालों को सलामत नहीं छोड़ता मैं। आइंदा ऐसी कोई भी गिरी हुई हरकत करने से पहले याद रखना कि मैं अपनी बीवी को बेगुनाह साबित करने के लिए उस पर लगा हर इल्जाम तुम्हारे सर थोप सकता हूँ। फिर पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस उठे या मुल्क का वजीर आजम, अमर के पास अलमीरा है और उसे बचाने के लिए वो हर हद तक जा सकता है। वो उसकी बात कर ही नहीं रहा था। उसे फर्क नहीं पड़ता था वो कैसी थी, कहाँ थी। अमर की जिंदगी में अलमीरा के अलावा कोई था ही नहीं। लिली मरे या जिए, इज्जत से रहे या हर रात रंगीन करे, उसे जरा परवाह नहीं थी। क्या वो भी इतना ही चाहती है आपको? अपनी जगह से उठकर अमर के मुकाबिल खड़े होकर उसकी आंखों में आंखें डालते हुए पूछा था उसने। अमर की आंखें बेतासुर रहीं। वो उसे तरह सपाट चेहरा लिए सख्त निगाहों से उसे देखे गया था। अगली बार पिस्तौल खाली कर जाऊंगा लिली। अगली बार वो सारी गोलियां उसके सीने में उतार देगा। लिली का चेहरा तारीख हुआ। हथकड़ी की चाबियां मेज पर फेंक कर अमर पलट गया था। तो लोग सच कहते हैं, आपने वाकई गोली चलाई थी। आपने उसे गाली देने वाले पर गोली चलाई थी। वो तल्खी से हंसी थी। उसने लोगों से सुना था तो यकीन नहीं कर पाई थी। अमर को अलमीरा के आगे खड़े देखा था तो शक सा गुजरा था, और आज आज जैसे मोहर लगा दी गई। अमर नहीं रुका था, वो आगे बढ़ता गया। उसके उठते हुए हर कदम के साथ लिली की दुनिया तारीख होती गई। वो जिसकी एक नजर के लिए अपनी बादशाहत लौटा देने को तैयार थी, वो सारा का सारा किसी और का था। सर से लेके पांव तक, दिमाग और दिल सब पर किसी और का कब्जा था। ये यकतरफा मोहब्बत बहुत भारी पड़ी थी उसे। अपनी इज्जत, अपना वकार सब पांव तले रोंद कर उसके कदमों में भी बैठी थी। फिर भी धुतकार मिली थी। अमर की सफेद एसयूवी दरवाजे से निकल रही थी। पीछे होती गाड़ी ने दरवाजे से निकलते ही मोड़ काटा था और सड़क पर सीध में आगे बढ़ गई। चौकीदार दरवाजा बंद करने लगा था जब दूर से ही शोर आता सुनाई दिया। बहुत तेज आवाज।
इतनी कि चौकीदार को रुकना पड़ा था। खुले दरवाजे से कोई जू की आवाज के साथ हवा को चीरता हुआ अंदर दाखिल हुआ था। वो आग का शोला था जो कुछ अंदर जाकर रुक गया था। दोनों पांव जमीन पर टिकाकर जहाज की तरह उड़ती हुई बोसा को ब्रेक लगाए गए थे। बाइक की हेडलाइट्स की रोशनी घर के अंदरूनी दरवाजे की तरफ जाते हुए जीनों पर पड़ रही थी। लिली ने आंखें सुखेड़ कर बाइक सवार को देखा था। सिया रंग की कार्गो पैंट, हम रंगी लेदर जैकेट पहने, दोनों हाथ बाइक के हैंडल पर टिकाए वो बाइक पर झुका हुआ कोई दीवाना मालूम होता था। हेलमेट का शीशा उठाकर गर्दन मोड़कर लॉन में खड़ी हुई लिली को किसी फाते की तरह देखा था उसने। सिया लेदर के फिंगरलेस दस्तानों में कैद हाथ की दो उंगलियां माथे तक ले जाकर सैल्यूट के अंदाज में रखे वो मुस्कुरा दी। सुना है महबूब से धुतकार पड़ी है। उसकी आवाज मर्दाना और भारी, गहरी व गंभीर। कह गए हैं कि अगली बार जान ले लेंगे। वो ना टेल हिम। हेलमेट से झांकती हुई आंखों को सुखेड़ा गया वो सब्ज आंखें और उनसे झलकती हुई शरारत। लिली मुस्कुरा दी। उसके मुस्कुराने को हाँ समझा गया। लिली के हाथ में मौजूद चाबी लेकर उसने हथकड़ी को खोली थी। फिर बाइक के दाएं हैंडल पर लटकते हुए हेलमेट उसकी तरफ बढ़ाया था। उसने हाथ बढ़ाकर हेलमेट पकड़ा। हेलमेट पहनकर थम्स अप का इशारा किया। चौकीदार ने इस्तरार की कैफियत में दरवाजा खोल दिया। वो उसी के अंदाज में उसके पीछे बाइक पर चढ़ बैठी थी। दोनों बाजुओं से उसके पेट की गिरधाला बनाया। सब्ज आंखें मुस्कुराई। बाइक के थ्रोटल को घुमाकर इंजन को गर्म किया गया था। जूजू की तेज आवाज रात के सन्नाटे को चीरती थी। उसने बाइक पर मुकम्मल झुके हुए एक झटके से बाइक घुमाई और बिना रुके सीध में दरवाजे से निकलता गया था। हवा को चीरती सड़क पर दौड़ती कई गाड़ियों को ओवरटेक करती बाइक तूफान बनी हुई थी जो झटके से आता और खौफ से जान निकालकर बराबर से गुजर जाता। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं होती। फुटपाथ पर लगे हुए ऊंचे लंबे दरख्तों को हैरान करती। काबू में होकर भी बेकाबू लगती थी। हेलमेट के शीशे के पार चमकती हुई सब्ज आंखें बाइक के हेडलाइट से ज्यादा रोशन थी। उससे लगकर बैठी हुई लिली ने झटके से हेलमेट उतारा था। सर दाएं बाएं हिलाते हुए हवा के साथ उसके बाल उड़ते कमर पर बिखरते गए। वो खिलखिलाई हंसी। सब्ज आंखों की चमक बढ़ती गई थी। बाइक की रफ्तार में तेजी आती गई। मरी रोड पर जाने कितनी गाड़ियों को पीछे छोड़ती हुई वो बाइक अचानक से सफेद एसयूवी के पीछे बरामद हुई थी। तवज्जो से ड्राइविंग करते हुए अमर ने साइड व्यू मिरर से आयाबोसा की आंखों को चुभने वाली हेडलाइट्स को जलते बुझते देखा था। वो एक लम्हे के लिए साइड व्यू मिरर में आती, जलती बुझती और बाइक पीछे कर ले जाती। अमर ने माथे पर तेवरे चढ़ाए गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी थी। बाइक थोड़ा सा पीछे रह गई थी। रेड सिग्नल है लिली, वह हेलमेट के अंदर से चिल्लाया था। लानत है तुम पर और तुम्हारी बाइक पर अगर पीछे हटे तो। वो भी हवा के शोर के साथ चिल्लाई थी। उड़ते हुए बाल बार बार चेहरे पर आते थे। बाइक चलाते हुए दीवाने के कंधे पर गिरते थे। एसएसपी खानजादा को ओवरटेक किया तो जेल हो जाएगी। मेरे लिए इतना नहीं कर सकते तुम, लिली ने हेलमेट पहनते हुए कहा था। उसकी आवाज हेलमेट में गुम हो गई थी। बाइक के थ्रोटल को घुमाया गया। इस बार घुमाकर छोड़ा नहीं गया था। एसयूवी के साइड मिरर में आग का शोला बरामद हुआ था। बिल्कुल अमर के बराबर में था वो। अमर ने चेहरा तिरछा किया था। हेलमेट का शीशा उठाकर सब्ज आंखों ने महसूस होती हुई निगाहों से एसएसपी खानजादा के माथे पर पड़ती हुई सिलवटों को देखा था। दस्ताने में कैद बाएं हाथ की दो उंगलियां माथे पर ले जाकर सैल्यूट किया गया था और अगले ही लम्हे में गला काटने के अंदाज में गर्दन पर हाथ फेरा गया था। अमर कुछ समझ पाता इससे पहले ही हेलमेट का शीशा नीचे गिरा। बाइक का अगला पहिया ऊपर को उठा था और आग को गोला बनी बाइक हवा के साथ उड़ती गई थी। एक सानिए के लिए बाइक उसकी गाड़ी के सामने आई और फिर लम्हों में निगाहों से ओझल हो गई थी। सड़क पर अमित खामोशी छा गई। गहरी सांस लेते हुए अमर ने बाएं हाथ से स्टीयरिंग व्हील को घुमाया था। सर में दर्द की शदीद टीसें उठ रही थी। नींद, गहरी नींद, बिना दवा के बहुत गहरी नींद सोई थी। ख्वाब में डरी थी न कमरे के दरवाजे पर होती हुई दस्तक ने नींद में खलल डाला था। वो ऐसी प्यारी ऐसी गहरी नींद के लिए इतने दिनों से जतन कर रही थी। फिर रात जाने क्या हुआ था कि वो बेफिक्र होकर सोई थी। आज भी फजर कज़ा हो गई थी। बालकनी की तरफ खुलते ग्लास डोर से ब्लाइंड्स हटा दिए गए थे। सोफे पर अमर का तयशुदा लिहाफ पड़ा था। ऐसे ही बंद किया जा चुका था। कमरा भी रोशन कर दिया गया था। बालकनी के अधखुले दरवाजे से आते हुए सर्द हवा के झोंके ने उसे कसमसाने पर मजबूर किया था। ठंड के एहसास से खुद में सिमटी करवट बदलकर वो लिहाफ मुंह तक ले चुकी थी। गीला तौलिया बालकनी में लटका कर अमर अंदर आ गए थे। नम बालों में हाथ चलाते बेड के बराबर में खड़े हुए। मीरा खानम, नरमी से उसे पुकारा गया। उसके सोए हुए वजूद में कोई हरकत नहीं हुई थी। वो जरा सा आगे हुए हाथ बढ़ाकर उसके मुंह से लिहाफ हटाया। मीरा,
उसने मुंदी मुंदी सी आंखें खोली थी, गर्दन घुमाकर अमर को देखा। उनके अगम में बालकनी के दरवाजे से आती हुई रोशनी से आंखें चुंधिया गई थी। झट चेहरा वापस मोड़ा, लिहाफ मुंह तक लिया और आंखें मूंद ली। उठ जाओ यार, 8:30 बज रहे हैं। वो फिर से उसके मुंह से लिहाफ हटा चुके थे। तकिए पर उसके बिखरे हुए बाल, सोया सोया चेहरा, फूले हुए गाल उन्हें बेहद प्यारे लग रहे थे। उसने करवट बदली, मखमूर आंखें खोलकर अमर को देखा था। पुलिस वर्दी में मलबूस, नम बाल माथे पर बिखरे, निखरा हुआ चेहरा लिए वो बिल्कुल हशाश बशाश खड़े थे। शायद अभी नहाकर आए थे। वो पहले नींद में थी तो अब सारी की सारी जाग चुकी थी। लब नीमवा हुए कुछ कहते कहते रुक गई। पलक झपक कर उन्हें देखा और कई पल मबहूम होकर देखती रही। वो अगर हर सुबह यूं हशाश बशाश से सामने खड़े होंगे तो हर रात गहरी नींद सो सकती थी वो। हकीकत में वो मुअस्सिर थे तो ख्वाब की ख्वाहिश नहीं थी उसे। अमर उसकी महवियत महसूस करके मबहूम सा मुस्कुरा दिए। अलमीरा ने तेजी से निगाहों का रुख उनके चेहरे से हटाकर उनके अगम में दीवार पर नसब घड़ी की तरफ किया था। 8:15 बज रहे थे। जल्दी क्यों नहीं उठाया? निगाहों का मरकज फिर उनके चेहरे का था। तुम इतनी गहरी नींद सो रही थी तो दिल ही नहीं किया? वो कंधे उचका गए। वो उन्हें देख कर रह गई थी। लिहाफ हटाकर उठ बैठी। साइड टेबल से क्लेचर उठाकर दांतों में फंसाया, बालों को जूड़े में बांधा और क्लेचर में कैद किया था। बेड से उतरकर नाक की सीध में ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ी थी। अमर ने गहरी सांस लेकर बेड के शिकन आलूद चादर और आधे नीचे गिरते हुए लिहाफ को देखा था। ये लड़की अपने कमरे में भी ऐसी ही रहती होगी, उन्हें पूरा यकीन था। बचपन से ही यही हरकतें थी उसकी। अपना कमरा तो मैदान जंग बनाए रखती थी, उनका भी नहीं छोड़ती थी। बेड की चादर समेटकर लिहाफ तय करके वह कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ गए थे। तकरीबन 15 मिनट बाद वो नहाकर निकली तो अमर गोल शीशे के पास खड़े हुए जेल से बालों को सेट कर रहे थे। उसके आने पर रुककर आईने में उभरते हुए उसके अक्स को देखा था। बालों में तौलिया लपेटे, करमसी रंग की टखनों से थोड़ी ऊंची कमीज, हमरंगी प्लाजो में मलबूस। वो एक निगाह उन पर डालकर अलमारी की तरफ बढ़ी थी। वो हेयर ड्रायर से बाल खुश कर रही थी। अमर बालों में जेल लगा रहे थे। वो दीवार गिर अलमारी के निचले खाने से अपने जूते निकाल रही थी। अमर बालों में जेल लगा रहे थे। वो गीला तौलिया बालकनी में लटकाने गई थी तो अमर होश में आए थे। खुद को झटक सर झटक कर जेल रखा और बालों पर स्प्रे किया था। वो वापस आई तो अमर सनस्क्रीन लगा रहे थे। वो चुपचाप कंघी उठाकर एक तरफ हो गई थी। अमर उसकी सहूलत के लिए शीशे के आगे से हट गए थे। वो फिर भी शीशे से दूर ही रही थी। कलाई पर घड़ी बांधते हुए अमर ने कुन अखियों से उसे बाल सुलझाते हुए देखा। अब अच्छी चुटिया बनाता हूँ मैं। चांदी के रंग की घड़ी का हुक बंद करते हुए इतला दी गई। बालों में चलता हुआ अलमीरा का हाथ लहजे भर को रुका था। ठहर कर उन्हें देखा, फिर वापस अपने काम में मशगूल हो गई। पहला लेक्चर कब है? वो सोफे पर बैठकर जूते पहन रहे थे। अलमीरा मेकअप का सामान सिंगार मेज पर रखकर स्टूल पर बैठी थी। 9 बजे? फिर जल्दी तैयार हो जाओ, नाश्ता रास्ते में ही ले लेंगे। वो झुककर अपने जूतों के तस्मे बांधने लगे थे। फारिग हो तो मेरी पानी की बोतल भर दीजिएगा और बैग में मोबाइल, लैपटॉप, दोनों के चार्जर, 2-4 पेन्स, टिश्यू और वॉलेट डाल दें। तस्मे की गिरे लगाते हुए वो मुस्कुराए। सर उठाकर उसे देखा तो मुस्कुराहट धीरे से लबों से उठ गई थी। चेहरे पर तारीख सा साया गुजरा था। दोनों आस्तीने ऊपर चढ़ाए वो बाजू के निशानों पर कंसीलर लगा रही थी। कांच सा कुछ छुपा था उनकी आंखों में। गले में गिल्टी सी उभर कर मालूम हुई थी। बहुत सारा थूक हलक में नीचे धकेला था। कर्ब से उसे देखा, वो उठ गए थे। वो उनकी हालत से बेखबर अपने काम में मसरूफ रही। उसके काम करके वापस आए तो वो मेकअप से फारिग हो चुकी थी। सोफे पर बैठकर हल्के गुलाबी रंग के जोगर्स के तस्मे बांध रही थी। वो खामोशी से सिंगार मेज से टेक लगाकर खड़े हो गए थे। नरम गरम निगाहों से उसे देखने लगे। उसने तसल्ली से तस्मे बांधकर सर उठाया। बालों में लगा हुआ नाजुक सा क्लिप उन्हें अच्छा लगा और वो अंगूठियां भी जो उसकी लंबी उंगलियों में बेहद सस्ती थीं। गर्दन में डली हुई बारीक चेन और दरमियान में सफेद हीरे जैसा नगीना, उससे मुंसलिक हर चीज ही प्यारी लगती थी उन्हें। कुछ सोचकर उन्होंने हाथ बढ़ाकर मेज पर रखा हुआ अपना परफ्यूम उठाया था। अलमीरा खामोशी से उठकर खड़ी हुई थी। वो अपनी लिप पेंसिल उठाकर मेज के पास आई थी। अमर ने परफ्यूम का ढक्कन उतारा। उसने लिप पेंसिल उठाई तो हाथ लरस कर रह गया था। निगाहें शीशे में झलकते हुए अमर के अक्स पर टिकी थी, जो जरा सा झुककर परफ्यूम उसके गर्दन के पास लाए थे। वो सांस तक रोक गई। उन्होंने नोजल पर जोर दिया था। खुशबू का फवारा गर्दन पर महसूस होते ही दिल धक से धड़का था। अब मिस करती रहना मुझे। उसके गुलाबी गालों को देखते हुए वह हल्का सा मुस्कुराए थे। वो लिप पेंसिल पर गिरफ्त सख्त कर गई। उनकी आंखों में झांकने से बाज रही।
अमर ने मुस्कुरा कर निगाहें उस पर डाली, फिर आगे बढ़ गए थे। निशी, इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आ जाओ। ड्रेसिंग रूम से निकलते हुए वो कह गए थे। वो इसी तरह बुद्ध बने आईने में खुद को देखती रही। बायां हाथ बेइख्तियारी अपनी गर्दन पर टिकाया था। अमर को याद करने के लिए उन बहानों की जरूरत तो ना थी। वो तो सारा दिन सर पर सवार रहते थे, अच्छे या बुरे अल्फाज में, बस दिल व दिमाग पर तहरीर हो गए थे। कुछ देर बाद वो उनकी गाड़ी में उनके बराबर पर पैसेंजर सीट पर बैठी थी। कंधे पर टिका और गेंजा का दुपट्टा गोद में गिर चुका था। गर्दन मोड़े वो शीशे के पार नजर आते हुए दरख्तों में घिरी सड़क को देख रही थी। तुम्हारे अभी कौन से इम्तिहानात हुए हैं? बाएं हाथ से स्टीयरिंग व्हील को घुमाते हुए पूछा गया। सेकंड ईयर के मिड्स थे। मास्टर्स किस में कर रही हो? वो जानते बूझते भी पूछ रहे थे। एआई में। और पढ़ा कौन सी बेच को रही हो? उनके सवाल पर उसे जरा हैरत न हुई थी। किरण थी ना उसकी खबर उन तक पहुंचाने के लिए। वो जितना इनकार करे, अमर की जासूस ही थी वो। किरण से ही पूछ लीजिएगा। तुना कर कहा, वो बेसाख्ता हंस पड़े। वो मुंह बसोर कर रह गई। इतनी छोटी सी तो हो तुम, क्लास कैसे संभालती हो? रोने तो नहीं बैठ जाती? शरीर नजरों से उसे देखा, जो उनकी बात पर सुलग कर रह गई थी। जैसे आप संभालते थे वैसे ही संभालती हूँ, और नहीं हूं मैं छोटी। छोटी तो हो। हिज उठाती नजरें उसके फूल चुके गालों पर टिकी थी। वो कड़े तेवरों के साथ गर्दन घुमाए सड़क को घूरने लगी थी। अमर एक जगह गाड़ी रोककर उसके लिए नाश्ता लेने आए थे। उनके बराबर में बैठी हुई अलमीरा सैंडविच को दांतों से काटती वक्फे वक्फे से दूसरा सैंडविच उनकी तरफ बढ़ा रही थी। गो के उनका एक हाथ फारिग था, लेकिन उसे खदशा था कि वो इनकार कर देंगे, तभी खुद ही उन्हें खिलाती रही। अमर के जहन से निकल गया था कि वो नाश्ता नहीं करते, वरना उसे जरूर मना करते। गाड़ी यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर रुकी तो 9 बजने में 5 मिनट थे। वो एलसीडी पर नजर टिकाए वक्त देखती जल्दी जल्दी रोल हलक में नीचे उतार रही थी। 2 मिनट बाद वो गाड़ी से उतर गई। पिछली नशिस्त का दरवाजा खोला। अमर ने डैशबोर्ड पर रखी हुई टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकाले। अलमीरा ने हैंडबैग उठाया और पानी की बोतल, जो दरवाजा बंद करने के चक्कर में हाथ से छुटकर धम से सड़क पर गिर गई थी। बर्तन के गिरने की आवाज खासी ऊंची थी। अमर मुस्कुराहट दबाते हुए उसके मुंतजर रहे। उसने पैसेंजर सीट का दरवाजा खोला तो उन्होंने खामोशी से टिश्यू उसे पकड़ा दिया था। वो खजल होती चुपचाप बोतल पर लगी हुई मिट्टी साफ करने लगी थी। वापसी कब है? शाम 5 बजे तक तो लेक्चर्स दूंगी, उसके बाद मालूम नहीं, मैं कॉल कर लूंगी शेरदिल को। छोड़ने शेरदिल आया है? वो खपा हुए। अलमीरा ने रुककर उन्हें देखा और लब दांतों में दबाते हुए अपना कॉफी का कप उठाकर दरवाजा बंद कर गई थी। वो गर्दन घुमाए उसे देखते रहे थे। कंधे पर शोल्डर बैग, एक हाथ में पानी की बोतल, दूसरे में कॉफी का कप। वो 2 कदम ही चली थी कि उसे उसके शागिर्द मिल गए। एक ने बैग पकड़ा, दूसरे ने पानी की बोतल। वो कॉफी के घूंट भरती हुई उनके हमरा दरवाजे से अंदर चली गई थी। फुर्सत से उसे जाता हुआ देखते अमर मुस्कुरा दिए थे। उन्हें अच्छा लगता था जब लोग उसका ख्याल रखते थे। उसकी हरकतें ही ऐसी थी कि दिल करता था उसका ख्याल रखा जाए। अपने दाएं बाएं चलते दोनों शागिर्दों से कद में छोटी 5 फुट 5 इंच की अलमीरा हर उठते हुए कदम के साथ उनका बहुत कुछ अपने साथ ले गई। वो अंदर चली गई तो अमर ने भी गाड़ी आगे बढ़ा दी। शहर से जरा हटकर पहाड़ों के जानिब जाते रास्तों से गुजरकर पुलिस मोबाइल्स उस वसी रकबे पर फैले हुए आलिशान बंगले के फाटक नुमा दरवाजे के करीब रुकी थी। देखते ही देखते भारी बूट जमीन पर पड़े। यकलख्त धमधम की आवाज सुनाई दी थी। दरवाजे पर बैठा चौकीदार चौकन्ना हुआ। पुलिस एहलकार तेजी से उसकी तरफ चले आए। उन्होंने कुछ कहा तो चौकीदार मसरूब हुआ। तजबजुब से कभी उन्हें देखता, कभी घर के बंद दरवाजे को। चौकीदार से बात करते सिपाही ने गर्दन उठाकर उस ऊंचे बंगले को देखा था। पहली मंजिल के शाही कमरे के गिलास वॉल पर पर्दे गिरे हुए थे। शायद मालिक सो रहा था। मालिक? ग्लास वॉल के पार सियाह और गहरे सुरमई रंग के थीम के पुरतेज कमरे में खामोशी का राज था। बत्तियां जलाने की जरूरत महसूस की गई थी, न ही ब्लाइंड्स हटाने का तकल्लुफ किया गया था। कमरे के एक कोने में सोफे के पार मेज पर रखे हुए म्यूजिक प्लेयर पर धीमी सी मौसीकी चल रही थी, बिल्कुल मध्यम, हल्की बारिश की आवाज जैसी, दिल के लिए तस्कीन का बास, रूह को उदास कर देने वाली। सोफे के सामने मेज पर रखी हुई एशट्रे में जले हुए सिगरेट पड़े हुए थे। यह रात का कारनामा था, क्योंकि अब धुआं था, न ही सांस रोक देने वाली गंदी महक। बाएं तरफ स्लाइड डोर था, दरवाजे के पार ड्रेसिंग रूम था, और फिर वॉशरूम। वॉशरूम से पानी के गिरने की आवाजें आ रही थी। वो यकीनन नहा रहा था। पानी बदस्तूर गिरता रहा। मौसीकी अपना असर दिखाती रही।
एशट्रे में पड़े हुए सिगरेट बेअसर होते गए। ब्लाइंड सरकाओं तो बआसानी पोर्च में खड़ी हायाबुसा को अगवा होते हुए देखा जा सकता था। चौकीदार उन्हें रोक रहा था। वो उसकी अनसुनी करते हुए हायाबुसा को घसीट रहे थे। चौकीदार हाथ जोड़ रहा था। वो उसे कानून की धमकी देकर खामोश करवा चुके थे। बाथरूम से पानी के गिरने की आवाज आना रुक गई थी। खोटे पर लटका हुआ बाथरोब खींचा गया था। सिपाही मरकजी दरवाजा पार कर गए थे। वॉशरूम का दरवाजा खुला। सफेद बाथरोब के ग्रह लगाता हुआ बाहर निकल आया था। स्लीपर में उड़ से पाँव से स्रप स्रप की आवाजें निकालता हुआ वो कमरे में चला आया। रिमोट उठाकर ब्लाइंड्स हटा दिए। साइड टेबल पर रखा हुआ जूस का ग्लास उठाकर वो ग्लास वॉल के पास खड़ा हो गया था। गाजर के जूस का ग्लास लेबों से लगाए सब्ज आंखें सिक्याड़ कर नीचे का मंजर देखा। उसकी हायाबुसा को काले डाले में लोड किया जा रहा था। वो मुतलतब हुआ। जूस का घूंट हलक से नीचे उतारा। बाइक अगवा करने के बाद पुलिस एहलकार मोबाइल में बैठ रहे थे। ऐसे में एक सिपाही वहीं ठहर गया। लब भीजे फोन पर जगमगाते हुए पैगाम को देखा तो शदीद तसबसुब का शिकार हुआ। हुक्म अदौले की गुंजाइश नहीं थी और बंगले के मालिक का रोब उसकी बात की इजाजत नहीं देता था। सिपाही को तकती सब्ज आंखों में तजस्सुस उभरा। उस सिपाही ने गर्दन मोड़कर इर्द गिर्द देखा, जैसे यकीन दिलानी चाहिए कि कोई देख तो नहीं रहा। फिर गर्दन उठाकर बंगले को देखा। वो ग्लास वॉल को तक रहा था। इस तरह से कान खजा रहा था। गाजर का जूस, कमरे में गूंजती हुई हल्की सी मौसीकी और सब्ज आंखें। उस सिपाही ने अपना हाथ बुलंद किया और गला काटने के से अंदाज में गर्दन पर फेर दिया। जूस का गिलास लेबों से हटाता वो हंस पड़ा था। गर्दन की उभरती हुई गिल्टी ऊपर से नीचे हुई थी। सिपाही तेजी से मंजर से गायब हो गया था। चंद सानिये में पुलिस मोबाइल्स हायाबुसा समेत रवाना हो चुकी थी। एसएसपी खानजादा के पास हाजिरी देने का वक्त हुआ चाहता था। अलमीरा का यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद वो अभी रास्ते में ही था कि मोबाइल पर डॉक्टर शम्स की कॉल आने लगी थी। वो कई दिनों से उनसे राब्ता करने की कोशिश कर रहा था, मगर उनका फ़ोन मुसलसल बंद था। आज गलीबन फ़ोन ऑन करते ही उन्होंने उसकी मिस्ड कॉल्स देखकर कॉल बैक की थी। उसने कानों में एयरपोर्ट्स लगाकर कॉल उठाई। रस्मी अलेक्स सेलेक्ट के बाद वो उसे बताने लगे थे कि वो किसी रिसर्च के सिलसिले में मलेशिया गए हुए थे। ये नंबर बंद किया हुआ था। आज ही वापस आए हैं और सबसे पहले उसे ही कॉल की थी। वो पूरे तवज्जो से ड्राइविंग करता हुआ उनकी तफसीली बातें सुन रहा था। हर गुजरते लम्हे के साथ थाने तक का फासला घटता जा रहा था। खैर तुम बताओ, सब खैरियत? काफी देर बिना रुके बोलने के बाद उन्हें ये पूछने का ख्याल आ ही गया। 7 सितंबर शाम 7 बजे से रात 9 बजे के दरमियान हन्नान आपके पास आया था। अलियार ने कहा था कि स्कूल के बाद हन्नान 2 घंटों तक कहीं नजर नहीं आया था और हन्नान जब कहीं नजर नहीं आता था तो सिर्फ अमर जानता था कि वो कहाँ पाया जाता था। मुल्क के नामवर साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर शम्स के ऑफिस में। हाँ, उसे रात तो फ्लाइट थी मेरी। काफी देर बैठा रहा था वो। अमर ने गाड़ी तेजी से एक तरफ करते हुए ब्रेक पर जोर दिया था। गाड़ी झटके से रुक गई थी। उसका शक दुरुस्त था। कब तक आपके साथ था वो? यही कोई 9 बजे तक। वो आपके ऑफिस में आया था? नहीं, वो किसी खुली जगह मिलना चाहता था। हम पिज्जा हट में मिले थे। तकरीबन 1.5 घंटा हम साथ थे। पंजाब हट से अस्पताल तक की मुसाफत आधा घंटा थी। अलियार की दी गई इत्तला के मुताबिक हन्नान 2 घंटे बाद अस्पताल में नजर आया था। वो आपसे क्यों मिला? क्या वो फिर से किसी जहनी दबाव का शिकार है? घर आ जाओ अमर। उसने गहरी सांस लेकर सर सीट से लगा लिया था। उनका अंदाज बता रहा था हन्नान के साथ कोई अच्छी मुलाकात नहीं रही थी उनकी। लब भीजते हुए उसने गाड़ी वापस सड़क पर डाल दी थी। थोड़ी देर बाद वो उनके घर में बैठा था। डॉक्टर शम्स ओपन किचन के काउंटर के दूसरी तरफ खड़े चाय बना रहे थे। वो सोफे पर बैठा गर्दन तिरछी किए टेरिस की तरफ खुलते हुए दरवाजे पर रखे हुए पौधों को देख रहा था। छोटा सा लकी बम्बू जो सूख रहा था, खारदार कैक्टस जिसे डॉक्टर साहब की गैर हाजिरी से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था, एक बेल जो दीवार के साथ लिपटी हुई ऊपर ही ऊपर जा रही थी, एलोवेरा के पत्ते जो अपने खुश्क तहों के पीछे नमी छुपाए हुए थे। वो काफी देर बेमकसद उन्हें देखता रहा था, यहाँ तक कि डॉक्टर साहब ने चाय का कप मेज पर रखा। उसने गर्दन सीधी करके उन्हें देखा जो दूसरा कप था में उसके मुकाबले रखे हुए सिंगल सोफे पर बैठ रहे थे। हन्नान जहनी तौर पर थोड़ा डिस्टर्ब है। चंद दिन कबल किरण ने भी उससे उसके रूखे रवैये की शिकायत की थी। वो फिर से कमरा नंबर 208 की तरफ खिंच रहा था, तभी मेरे पास चला आया। वो डॉक्टर थे, अपने मरीज के मसाइल किसी को नहीं बता सकते थे, मगर सामने अमर बैठा था। वो अमर जिसने हन्नान को उनसे मिलवाया था। वो हन्नान के मामले में उस पर एतमाद करते थे। आपने खबर देखी? उसके पूछने पर डॉक्टर शम्स ने सर इस्पात में हिलाया, चाय का कप मेज पर रख दिया।
हन्नान कातिल नहीं है अम्र, तुम जानते हो ना? जानता हूँ डॉक्टर साहब, ये भी जानता हूँ कि उस सब के पीछे उसके भाई का हाथ है। वो मान ही नहीं रहा कि उसकी गाजान से मुलाकात हुई है। वो डरा हुआ है, वो चाहता है मीरा एतराफ कर ले। उसे यकीन है किरण मर जाएगी। साफ जाहिर हो रहा है कि वो ये सब करके ईशा को गाजान से बचाना चाह रहा है। हन्नान के दिमाग में सिर्फ गाजान ही घुस सकता है, वही उसे अपने मुताबिक इस्तेमाल करता आया है। अगर हन्नान वाकई अपने भाई से मिला है तो ये कोई खुश आइंद बात नहीं है अमर। वो बहुत बड़ा मैनिपुलेटर है। वो किसी को भी जान लेने और जान देने पर राजी करने की सलाहियत रखता है। इस बार मैं उसे ढूंढ लूंगा डॉक्टर साहब। इस बार किसी मासूम की जान नहीं जाएगी। ठोसले से मैं कहा उसने। इस मर्तबा इस सब में अलमीरा फंसी थी। अमर उसे बचाने के लिए गाजान को ढूंढ ही लेगा। अलमीरा कैसी है? उनकी जास्ती निगाहें अमर के चेहरे पर टिकी। दोनों कोहनियां घुटनों पर रखे आगे होकर बैठे अमर के लब आजूदा मुस्कुराहट में ढल गए थे। सर झुकाकर उसने बाहम जुड़े हुए हाथों को देखा। वैसी ही है जैसी कोई भी शौक मिलने के बाद होती है। खामोश रहेगी वरना वरना गुस्सा करेगी। उन्होंने उसकी बात उछक ली। वो सर इस्पात में हिला गया। मुझे हन्नान से पहले अलमीरा की फिक्र ने आन घेरा था। वो पहले ही बहुत कुछ झेल चुकी है अम्र। जितना हो सके उसे इस सब से दूर रखना। अलमीरा को गाजान से बचाए रखना अम्र। उसे कभी भी अलमीरा के दिमाग में मत घुसने देना। अलमीरा को मैनिपुलेट करना बेहद आसान है। गाजान जैसे चाहेगा उसे इस्तेमाल करेगा। अमर ने नजरें उठाकर उन्हें देखा था, फिर बहुत देर बस देखता रहा। आप आखिरी बार मीरा से कब मिले थे? ज्यादा अरसा नहीं हुआ, शायद 4 माह पहले आई थी। वो ज्यादा स्ट्रेस्ड होती है तो आ जाती है। वो समझकर सर को जंबिश दे गया था। डॉक्टर शम्स सोफे से उठ गए थे। वो किचन की तरफ जा रहे थे। अमर ने आहिस्ता से सोफे से टेक लगा ली थी। मुझे आज भी याद है जब सरदार जहांजेब खान उसे पहली बार मेरे क्लिनिक लाए थे। खामोश छोटी सी अलमीरा। मैं घंटों बोलता था और वो बिल्कुल चुप। यहाँ मैं तुम्हारा जिक्र करता और वो आप से बाहर हो जाती थी। बहुत शिकायत थी उसे तुमसे। बहुत रोई थी वो तुम्हारे लिए अमर। सूरज की किरणें टेरिस से होती हुई लाउंज के रोशन कर रही थी। सोफे पर बैठे अमर की आंखें रोशनी में शहद रंग हुई। चेहरा धूप की तमाजत से लाल होने लगा था। लब सख्ती से भींच ले गए। ख्याल बहुत था उसे तुम्हारा, परवाह भी बेहद करती थी। खानान बहुत बुरे हैं डॉक्टर साहब, की रट लगाए रखती थी। और जो मैं तुम्हें बुरा कहता तो रूठ जाती झट से। खानान को कुछ कहा तो आइंदा कभी आपके पास नहीं आऊंगी की धमकी मौसूल हो जाती थी। वो हल्का सा हंसे थे। अमर ने सर सोफे के बाजू पर टिका दिया। शहद रंग होती आंखों में सुर्खी उतरने लगी थी। डॉक्टर शम्स की आवाज मध्यम होती गई। तेज धूप आंखों को और मासी की किसी दिल को बुरी तरह चुभने लगे थे। पुराने जख्म फिर से हरे भरे होने लगे थे। उस दिन डॉक्टर शम्स से मुलाकात के बाद थाने जाते हुए रास्ते में उसे पैगाम मौसूल हुआ था। ऊपर से हुक्म आया था जिसके तहत उसे इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया था। सफेद टाइलों से मजीन फर्श पर रोली के टायर घसीटे जा रहे थे। नींद से बोझल आंखें लिए वो जमाई लेती मुश्किल आंखें खोले चल रही थी। थकन से बदन टूट रहा था। बस ये आखिरी कमरा देखने के बाद वो घर चली जाएगी। बस ये आखिरी कमरा। उसने खुद को तसल्ली दी थी। आंखों को खुला रखा था। साथ ही नर्स ने उसे देखकर हाथ हिलाया था। रास्ते में डॉक्टर्स भी मिले। वो सर को खम देती हुई हर एक को सलाम करती हुई सुस्त रवि से राहदारी के आखिरी कोने की तरफ बढ़ती गई। मतलूबा कमरे के दरवाजे पर पहुंचते ही उसे नींद का जबरदस्त झोंका आया था। उसने सर को दाएं बाएं हिलाकर नींद भगाने की कोशिश की। उसकी कोशिश नाकाम रही तो किसी ने उसकी मदद कर दी। दूर से भागकर आता हुआ खिजर इतना जोर से उससे टकराया था कि उसकी तमाम दुनिया घूम गई थी। सॉरी, इमरजेंसी है। उससे टकराकर वो गिरता पड़ता हुआ दोबारा भाग गया। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाती हुई सर को झटकती कमरे के दरवाजे की तरफ मुतवज्जो हुई। हाथ बढ़ाकर हैंडल घुमाया। भारी दरवाजा धकेला। मसरूफ अंदाज में ट्रॉली अंदर करते हुए निगाह एक लम्हे के लिए बेड की तरफ उठी और खौफ की एक लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई थी। दोनों हाथ घुटनों पर रखकर वो चीखी थी। हलक के बल पूरे जोर से। उसकी चीख कमरे के बाहर कई लोगों ने सुनी थी। भागता हुआ खिजर भी रुका था। फौरन उल्टे कदमों वापस आया। फूली हुई सांसों के दरमियान कमरे में झांका और खौफ से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो किरण थी, किरण हन्नान, ईशल की अप्सरा माँ, हन्नान की महबूब बीवी, अलमीरा की प्यारी दोस्त। वो जिसके चेहरे पर माँ बनने के एहसास से गुलाबी रंग नुमाया रहता था। शर्माती मुस्कुराती जो सीधा दिल में उतरती थी। उसी किरण का चेहरा गुलाबी नहीं सुर्ख हो चुका था। चेहरे पर जा बजा कट लगे थे। पेशानी पर, आबरू के दाएं बाएं, नाक पर, रुखसारों पर, थोड़ी और गर्दन पर।
किसी ने फुर्सत से उसके हर नुक्श को मुस्तरद किया था। मुस्तरद मुस्तरद। तकिए के पोश का सफेद रंग खून जैसा सुर्ख हो चुका था। टिप टिप बहता हुआ खून अब चादर को रंगने लगा था। उनकी नजरों के सामने सुर्ख गर्म खून का एक एक कतरा बह निकला था। दरवाजे पर पत्थर हुए किसी के वजूद में हरकत हुई थी। ट्रॉली को घसीटता हुआ नर्स को परे धकेल कर अंदर चला आया था। उसके जख्मों का मुआयना करके वो जल्दी से उन्हें साफ करने लगा। वो डॉक्टर था जो केसेस देख रखे थे, उनमें ये तो कुछ भी नहीं था। फिर क्यों उसके हाथ कांप रहे थे? क्यों आंखें बार बार नम हो रही थी? सफेद कोट के आस्तीनों से आंखें रगड़ता वो किरण के चेहरे पर मरहम लगा रहा था। उसके हाथों के बाद पूरा वजूद लरसने लगा था। किरण की गर्दन का जख्म साफ करते हुए खिसर को लगा किसी ने उसे निचोड़ कर रख दिया हो। गर्दन गिराता, लब भीजता वो खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। सांसें मध्यम होने लगी थी। धड़कनें खतरनाक हद तक सुस्त पड़ने लगी थी। अस्पताल के इंतजामिया के चंद लोग कमरे में दाखिल हुए। वो तेजी से पलटा, झटके से एक शख्स को गिरेबान से पकड़ा। किस बात के पैसे लेते हो तुम लोग? जब ये औरत किसी की दरिद्रगी का शिकार हो रही थी तो कहाँ मरे हुए थे तुम? वो दहाड़ा था। साथ ही डॉक्टर्स ने उसे संभालने की कोशिश की थी। वो उनके हाथ झटक गया। देखें, गौर से देखें, मामूली जख्म नहीं है ये औरत उठ गई तो अपना चेहरा आईने में देख पाएगी क्या? क्या जवाब देंगे आप इसके शोहर को और इसकी बेटी? या खुदा! सर हाथों में गिराकर वो गहरी सांस लेता हुआ दीवार से लगकर खड़ा हुआ। घायल नजरों से किरण को देखा, फिर गर्दन घुमाकर कमरे में खड़े हुए खामोश तमाशाइयों को। स्केलपल इस्तेमाल हुआ है, जख्मों का मुआयना करते डॉक्टर्स ने इतला दी। खिजर ने बहुत कुछ हलक से नीचे धकेला। रात का मंजर आंखों के सामने घूम गया था। वो इतना लापरवाह कैसे हो सकता था? वो स्केलपल कैसे भूल सकता था? हाथ में सफाई है, जिल्द काटी गई है, मगर वो जो भी था खातून को मारना नहीं चाहता था। रगें बचाई गई हैं, जख्म गैर महलिक हैं मगर निशान छोड़ जाएंगे। एक एक जख्म का मुआयना करता डॉक्टर कहता गया। खिसर को घुटन होने लगी थी। कोई मुसलसल उसके सीने पर मुक्के मार रहा था, कोई उसकी गर्दन दबोच रहा था। पछतावा पछतावा था वो जो उसके लिए सांस लेना मुहाल कर रहा था। इसके शोहर को इत्तला दे दें, सीसीटीवी फुटेज देखें। 2 पुलिस एहलकार को इनके पहरे के लिए मुतयन कर गए थे, वो कहाँ है? इंतजामिया के एक एक फर्द ने हुक्म जारी करते हुए आखिर में सवाल पूछा था। सबने लाइल्मी का इजहार किया। नम सांस अंदर उतारकर सफेद कोट की आस्तीनों से आंखें रगड़ता हुआ खिजर बाहर चला गया। वो बेदम सा होकर कुर्सी पर गिर गया था। सर हाथों में गिराते हुए लंबी लंबी सांस ली थी। कांपते हाथों से कोट की जेब से मोबाइल निकाला। एसएसपी खानजादा का नाम धुन में लिपटने लगा। तीसरी बेल पर कॉल उठा ली गई थी। कहो खिजर। अमर की मसरूफ सी आवाज उसकी समाज से टकराई। किरण हन्नान आपके दोस्त हन्नान की बीवी है। गुज़िश्ता रात जब नर्स ने खातून का नाम बताया था तब तब उसे एसएसपी खानजादा का दोस्त क्यों नहीं याद आया? क्यों? हाँ, सब ठीक है। आप अस्पताल आ जाएं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे स्केलपल को ढूंढना चाहिए था। मैं ईशर का मासूम चेहरा उसकी निगाहों के सामने घूम गया था। वो अपनी बात मुकम्मल नहीं कर पाया। सर झुकाए, गर्दन गिराए, वो सिसक उठा था। खिजर, क्या हुआ है? किरण ठीक है? अमर की आवाज से फिक्र झलकती थी। वो जवाब नहीं दे पाया था। अमर ने उसे डांटा, झिड़का, होश में आने का कहा। उससे अल्फाज ही न सिमट पाए, आवाज हलक में दब गई। वो न्यूरो सर्जरी का रेजिडेंट नहीं था, वो अपनी माँ के जख्म गिनता खिजर था। छोटे छोटे हाथों से उनका खून रोकने की कोशिश करता, रोता बिलखता खिजर। औरत, माँ, बहन और अदीना की सूरत में हमेशा उसकी कमजोरी रही थी। ये जो मर्द होते हैं ना, ये आपस में लड़ लिया करें ना, एक दूसरे को मार दिया करें। ये औरतों पर हाथ क्यों उठाते हैं? ये खिसर की माँ को मासूर क्यों करते हैं? ये ईशल की माँ के चेहरे को मुस्तरद क्यों करते हैं? उन्हें रहम नहीं आता? उन्हें तरस नहीं आता? ये औरतों के मामले में खुदा से क्यों नहीं डरते? ये औरतों के मामले में नरमी का मुजाहरा क्यों नहीं करते? क्या इतना आसान होता है किसी से चलने फिरने की ताकत छीन लेना? क्या इतना आसान होता है किसी की शक्ल बिगाड़ देना? उनके हाथ क्यों नहीं टूटते? मिटते क्यों नहीं है ये जालिम लोग? बार बार अपनी माँ के जख्मों की गिनती भूलता खिजर आंखों से आंसू बहाती नरमी से अपनी माँ के मुस्तरद चेहरे को छूती ईशल। बहुत प्यारी लगती हो जब मुस्कुराती हो, आंखें ठंडी हो जाती हैं तुम्हें देखकर। हन्नान का बस नहीं चलता था सारी जिंदगी किरण को देखते हुए गुजार दे। यार, ये जो तुम आजकल इतना लाल गुलाबी होकर फिर रही हो ना, नजर उतार लो अपनी।
मुझे तो डर है कहीं मैं ही नजर न लगा दूं तुम्हें। उसके दोनों हाथ थामकर अलमीरा ने लहक कर कहा था। वो हंसती थी। ओह, किरण की हंसी कैसी खनकती हुई, कैसी प्यारी हंसी थी उसकी। मैं बड़ी होकर आप जैसी बनूंगी मम्मा, फिर बाबा मुझे भी हर वक्त आई लव यू बोलेंगे ना। ईशर के मासूम सवाल पर वो दोनों काफी देर तक हंसते रहे थे। आई लव यू, हन्नान की मोहब्बत भरी सरगोशी। वो दिन में जाने कितनी मर्तबा अपनी मोहब्बत का इजहार करता था। वो हर बार ब्लश करके उसे घूर कर रह जाती थी। मुस्तरद मुस्तरद, उसकी आंख के पास क्रॉस का निशान लगाते हुए सरगोशी की गई। मुस्तरद, स्केल पर गर्दन पर चला था। खून की नन्ही सी लकीर नमूदार हुई थी। लम्हों में वो लकीर फैलती गई थी। सुर्ख खून के कतरे टिप टिप सफेद चादर पर गिरते गए थे। अब भी इनकार करोगे कि तुम उससे मिले हो? किरण का चेहरा देखते हुए अमर ने काटदार लहजे में कहा था। अलमीरा मुजरिम है। उसके लहजे में आज भी वही यकीन था जो 2 हफ्ते कबल हादसे की रात था। अमर तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। बाएं हाथ से उसकी शर्ट का कॉलर दबोचकर उसे किरण के पास ला खड़ा किया था। गौर से देखो किरण को, ये भी मेरी बीवी ने किया है। कॉलर पर अमर की गिरफ्त सख्त थी। चेहरे गुस्से के मारे लाल हो रहा था। जबड़े भिज गए थे, आबरू तन गए थे। दांत पर दांत जमाए उसने हन्नान को देखा था, जो उसी दिलेरी उसी यकीन के साथ उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़ा था। तुम्हें यकीन है तुम सारी रात अपनी बीवी के पास थे? चुपता हुआ लहजा था उसका। एक लम्हा, बस एक लम्हे के लिए अमर ठहर गया था। पलक झपक कर हन्नान को देखा। क्या कर रहे हैं? अलमीरा की नींद में डूबी हुई आवाज, मोबाइल वाला हाथ पीछे करता अम्र। सुबह यूनिवर्सिटी के लिए उठा दीजिएगा। वो करवट बदलती आंखें मूंद चुकी थी। अमर पिस्तौल जैकेट की जेब में उड़सता हुआ बाहर निकल गया। वो अमर सारी रात अपनी बीवी के पास नहीं था। बको मत। बेयकीनी का एक लम्हा आया और गुजर गया। अगले लम्हे में अमर संभल चुका था। वार्निंग देते अंदाज में कहते हुए झटके से हन्नान की शर्ट का कॉलर छोड़ा था। तुम नहीं थे उसके साथ, तुम नहीं थे। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ हन्नान, मेरी बीवी को इस सब से दूर रखो। इसे फंसाया जा रहा है, और जो फंसा रहा है तुम उसे बचा रहे हो। तुम गाजान से मिले थे, वही कातिल है तुम्हारे बच्चे का, वही जिम्मेदार है किरण की इस हालत का। जिस यकीन से हन्नान अलमीरा को मुजरिम करार देता था, उसी यकीन से अमर ने अपनी बात पर जोर दिया था। होम रेकर है वो, हसद करती थी किरण से। क्या ये सच नहीं है कि वो सारी जिंदगी महरूमियों का शिकार रही है? जो शय उसे ख्वाब में भी हासिल न थी, वो बहुत आसानी से किरण की दस्तरस में थी। वो अपनी महरूमियों के बदले किरण। मुंह पर पड़ता हुआ जोरदार मुक्का उसके बाद दरमियान से उचक गया था। पीछे को लुढ़कते हुए हन्नान को अपने मुंह में खून का जायका महसूस हुआ था। दोस्त कहता हूँ तुम्हें, आस्तीन का सांप बनने की जरूरत नहीं है। जिसने तुम्हें उस पागल खाने से निकाला था, वो तुम्हें उसी पागल खाने में मरने के लिए भी छोड़कर आ सकता है। अपना नहीं, ईश्वर का ही ख्याल कर लो। फर्श पर खून थूकता हन्नान उसकी बात पर सर झटक कर तलखी से हंस दिया था। मुझसे पहले तुमने ईश्वर को गोद में उठाया था, तुम्हें तरस नहीं आता उस पर? अपनी बीवी की मोहब्बत में इतने अंधे हो गए हो कि मेरा बिखरा हुआ घर नजर नहीं आ रहा तुम्हें? ईश्वर की तड़प महसूस नहीं होती तुम्हें? किरण को बहन मानते थे ना तुम? मुझे अगर मीरा और तुम में से किसी एक को चुनना पड़े तो मैं बिना सोचे समझे मीरा को चुनूंगा। सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, मेरा उस पर यकीन मुतजलजल नहीं होगा। अपने दिमाग में ये बात बिठा लो, जिसके लिए ये सब कर रहे हो, कल उसी के खंजर की नोक पर तुम होंगे। कम अज कम दोस्ती का इतना पास रखो कि तुम्हारी गर्दन उस खंजर से छुड़वा सकूं मैं। अगर 10 दिन कबल कोई कहता कि अमर और हन्नान एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे, तो वो दोनों उसे झूठा कहते। अमर हन्नान का वाहिद सहारा था, उसका मोहसिन, उसका दोस्त। वो जान दे सकता था, अमर के खिलाफ नहीं जा सकता था। 10 दिन बाद वो दोनों एक दूसरे के मुकाबिल खड़े थे और कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। दिल के रिश्ते पर खून के रिश्ते भारी पड़ गए थे। नखवत भरी निगाह हन्नान पर डालता अमर पलट चुका था। घायल नजरों से उसकी पुश्त को घूरते हुए हन्नान को नफरत महसूस हुई थी। हाँ, नफरत। उसे अमर से नफरत हुई थी। वो कमरे से निकला तो खिजर सामने ही खड़ा था। कल रात की सारी कथा उसने अमर के गोशे गुजार कर दी थी। सीसीटीवी में किसी को कमरे में दाखिल होते देखा गया था। ना ही कोई फिंगरप्रिंट्स मिले थे। स्केलपेल गायब था। डॉक्टर्स ने रिपोर्ट तैयार कर दी थी, जिसमें लिखा था कि हमलावर तभी मामलात रखता था, वरना जरा से बेएहतियाती से किरण की जान भी जा सकती थी। जिन पुलिस एहलकारों को उसने यहाँ तैनात किया था, वो भी बरामद किए जा चुके थे और अब डरे सहमे से एक तरफ सिमट कर खड़े थे। उमर ने एक नजर खिजर पर डाली, फिर उसके हाथ में मौजूद
स्टेथोस्कोप पर। मुझे आपको रात ही में बता देना। खिजर की बात अधूरी रह गई थी। अमर ने उसके हाथ से स्टेथोस्कोप झपटा और किसी के कुछ समझने से पहले ही सिपाही पर वार किया था। सर के पिछले हिस्से पर लोहे का आला लगते ही वो कराहा था। दूसरा सिपाही पीछे हटने लगा था कि अमर ने स्टेथोस्कोप उसके गर्दन में डालकर उसका सांस लेना मुहाल किया था। धाती हिस्सा सिपाही के गर्दन पर झूल रहा था, जबकि रबड़ वाला हिस्सा सांस की नाली पर था। अमर की गिरफ्त सख्त थी। हाथ पांव मारता हुआ सिपाही सांस लेने को तड़प उठा था। जब कहा था कि यहाँ से हिलना मत, तो बाहर जाने से पहले अपने लिए कफन तैयार करवाया था। दोनों हाथों से रबड़ के हिस्से को जकड़ते गर्दन के गिर्द गिरह तंग करता हुआ वो चबा चबा कर कह रहा था। अपना सर सहलाते हुए सिपाही में इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि एसएसपी साहब को रोक सके। कत्थई आंखों से झलकते हुए तेज को देखकर खिजर की हालत आज भी वैसी ही थी जैसी बरसों कबल हुई थी। अल्फाज नदारत, हलक खुश्क, आंखों में खौफ। तुम्हारी लाश को इसी तरह काट कर तुम्हारी माँ के आगे फेंकूं, तब तुम्हें अंदाजा होगा कि ड्यूटी पर खड़े रहने का मतलब क्या होता है। वो गुर्राया था। सिपाही के जिस्म का सारा खून सिमटकर चेहरे पर जमा होने लगा था। आंखें बाहर निकलने को थी। खिजर उसे रोकना चाहता था, मगर हलक में कांटे उग चुके थे। दूसरे सिपाही में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके अकाब का रुख अपनी तरफ करे। सर, सर, उसकी गिरफ्त में तड़पता हुआ सिपाही गिड़गिड़ाया था। तकलीफ से आंखों से आंसू बह निकले थे। अमर ने झटके से स्टेथोस्कोप उसकी गर्दन से निकालकर उसे परे धकेला था। वो लड़खड़ा गया, दीवार का सहारा लेना चाहा, मगर गिर गया। तुम दोनों अपने रेजिग्नेशन लेटर लिख रहे हो। फर्श पर झुककर खांसते हुए सिपाही ने रहम तलब नजरों से उसे देखा था। उसकी शोला बरसाती आंखें, पेशानी के उभरती रगें, तने हुए जबड़े। क्या कोई नहीं था जो उसके गुस्से को ठंडा कर सके? एक जरा सी गलती की इतनी बड़ी सजा। रहम करे सर, सर, मेरी बीमार माँ। सिपाही ने हाथ जोड़े थे। ये जो अंदर खातून है, ये भी किसी की माँ है। तुम किसी और की माँ की हिफाजत नहीं कर सकते, तो अपनी माँ के नाम पर रहम की भीख मत मांगो मुझसे। शक्ल गुम करो अपनी, इससे पहले कि मैं तुम दोनों को मुअत्तल कर दूं। खिजर ने देखा था वो दोनों कितनी बेबसी से अपना वजूद घसीटते जा रहे थे। किरण पर करीब से नजर रखना खिजर। कोई भी गैर मामूली हरकत देखो, सबसे पहले मुझे बताओगे, समझे? वो जबान फेर कर खुश्क लबों को तर करता हुआ सर को जंबिश दे गया था। अमर ने पैंट की जेब से मोबाइल निकाला। खिजर चुपचाप उसे देखता रहा था। उसने किसी का नंबर मिलाया, मोबाइल कान से लगा लिया था। खिजर ईशल को आपके पास ला रहा है, कुछ दिन आप उसे अपने पास रख लेंगी। उसके बाद सुनते खिजर के माथे पर बल पड़े। वो ईशल को किसके पास लेकर जा रहा था और क्यों? जी, इमरजेंसी हो गई है, ईशल थोड़ी देर में आपके पास होगी। दूसरी तरफ कुछ पूछने पर उसने कहा, फिर कॉल काट दी। ठहर कर खिजर को देखा, जिसकी आंखों में कई सवाल थे। इससे कबल कि वो सवाल पूछता, इससे कबल कि अमर वजाहत पेश करता, उसने भारी बूटों की आवाज सुनी थी। धम धम करते बूट, कई उठते कदमों की चाप। वो मुड़ा, माथे पर बल डाले उनकी तरफ आते हुए एसएचओ को, उसके पीछे चलते हुए सिपाहियों को देखा। वो करीब आए। एक सानिए के लिए एसएचओ को उठते हुए कदम थम गए थे। इजाजत है एसएसपी साहब। अंदाज तमस्कराना था। अमर ने कुछ नहीं कहा, बेतासुर निगाहों से उसे देखता रहा। एसएचओ खबीस हंसी हंसता हुआ कमरे की तरफ बढ़ गया। सिपाही अंदर चले गए। खिजर ने गर्दन घुमाकर अमर को देखा। वह बिल्कुल खामोश था। यूं लग रहा था वो एसएचओ की आमद से वाकिफ हो। ऐसे मालूम होता था जैसे वो उस सब के लिए पहले से तैयार हो। खान, ये सब क्या है? उसने किसी सहमे हुए बच्चे की तरह अमर को देखा था। अमर की नजरें कमरे से निकलते हन्नान पर टिकी, फिर ये निगाहें उसके चेहरे से फिसलते हुए उसकी हथकड़ी लगे हुए हाथों पर ठहर गई। खिजर की आंखें बेयकीनी से फैली। हन्नान रुका, गर्दन घुमाकर अमर को देखा। कर्ब, तलखी, नफरत, हकारत, क्या कुछ नहीं था उन आंखों में। अमर उसी तरह पत्थर चेहरा लिए खड़ा रहा। हन्नान इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट उसकी तरफ उछालकर आगे बढ़ गया। एसएचओ ने अमर को सैल्यूट किया। सिपाहियों ने एसएचओ की पैरवी की थी। हन्नान आगे बढ़ता गया, अमर बहुत पीछे रह गया। आप उन्हें रोक क्यों नहीं रहे? आपने अपनी बीवी को बचाया था, आप हन्नान को क्यों नहीं बचा रहे? खिजर बेयकीनी की कैफियत में चीखा था। ईशल को घर ले जाना, तुम्हारी बहन से बात हो गई है मेरी। वो उसका कंधा थपथपाकर आगे बढ़ गया। खिजर आंखों में बेपनाह तहीर लिए उसे ज्यादा देखता रहा। अमर, अमर को क्या हुआ था? उसकी और हन्नान की दोस्ती से कौन नहीं आगा था? वो जान छिड़कता था हन्नान पर, भाई मानता था उसे। फिर वो ऐसे क्यों हो रहा था?
वो हन्नान से दस्तबरदार नहीं हो सकता था। अमर ऐसा कर ही नहीं सकता था। किचन में मैक्रोन्स की इश्तिया अंगेज खुशबू फैली हुई थी। माइक्रोवेव से ताज़ा ताज़ा निकाले गए खस्ता मैक्रोन्स प्लेट में रखकर अमर को पेश किए गए थे। प्लेट रखकर वो पलट गया था। अमर ने चॉकलेट रंग का मैक्रोन उठाया, दांतों से तोड़ा। खस्ता मैक्रोन चॉकलेट और कॉफी जैसा लगा था। उसने हन्नान की तरकीब सराही थी। यानी अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर जाऊं? एक और मैक्रोन उठाते हुए कुर्सी से टेक लगाई गई थी। उसके अकब में हन्नान के छोटे मगर विंटेज वाइब देते हुए कैफे का हॉल था। कुछ फासले पर रखी मेजें, हर मेज के ऊपर लगे छोटे छोटे नफीस बल्ब जो छत से लगकर मेज पर झुकते थे। मेजों पर रखे हुए वाज और सेंटेड कैंडल्स। रात के 10 बज रहे थे। कैफे के दरवाजे पर क्लोज का बोर्ड लगा हुआ था। वो सारा दिन काम के दौरान बनाए गए मंसूबे पर अमल पेरा हुआ था। उसे मोहब्बत हो गई थी किरण से। तीसरी मुलाकात में उसके सामने घुटनों के बल बैठना आसान था, मगर उसके छोटे भाई को रिश्ते के लिए राजी करना अंत मुश्किल। कोई खानदान था नहीं। अकेले मुंह उठाकर जाता तो वो इज्जतदार लोग दरवाजे से वापस भेज देते। हल यही था, जिसे खानदान कहा था उसे ही आगे पेश किया जाए, यानी अम्र, सिर्फ अम्र। उसके बाबा के डेथ को 2 साल हो गए हैं। भाई ही घर का बड़ा है। हर भाई की तरह वो भी अपनी बहन को किसी इज्जतदार शख्स के हवाले करना चाहता है, ना कि किसी ऐसे आदमी के जिसका बचपन तारीख और जवानी उससे ज्यादा अंधेरा हो। बेटर की इज्जत में आती हुई कॉफी को देखते हुए हन्नान के लहजे में उसी कॉफी जैसी तलखी रच बस गई थी जो लोगों के बर्गर चुराता हो। प्लेट में से मैक्रोन चुनते हुए तबसरा किया गया था। हन्नान उसे घूर कर रह गया, जिसे लोगों ने ये कहकर घर में रखा हो कि मुस्तकबिल में किसी किराए के कातिल की जरूरत पड़ी तो किराए से बच जाऊंगा। मग में बर्फ डालते हुए तड़क कर कहा गया था। सब्ज रंग का मैक्रोन उठाता हुआ अम्र बेइख्तियार हंस दिया था। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी बहन होती तो कभी भी उसे ऐसे शख्स के साथ रुखसत करने का सोचता भी ना। हन्नान के फूलते चेहरे को महसूस निगाहों से देखते हुए कहा गया। हन्नान ने वहीं से बर्फ उसकी तरफ फेंकी थी। वो फौरन एक तरफ हो गया। बर्फ का छोटा सा टुकड़ा क्रीम रंग की टाइलों पर लुढ़क गया था। कब चलना है? मैं अकेला आऊं या जैन को भी साथ लाना है? अकेले आ जाओ, ज्यादा लोगों में ऑकवर्ड हो जाऊंगा। वो अब मग में कॉफी डाल रहा था। आमिर ने बगौर उसे देखा। गंदुमी रंगत सिया शर्ट में निखर रही थी। हल्की बड़ी हुई शेव और पेशानी पर गिरते हुए बेतरतीब सिया बालों से मालूम हो रहा था जनाब कई दिनों से खुद पर तवज्जो देने से कासिर रहे थे। मग में दूध डालते हुए उसने नाक से फिसलता हुआ चश्मा वापस नाक पर रखा था। अमर ने सर झटकते हुए एक और मैक्रोन उठा लिया। अगले दिन वो हन्नान के साथ किरण के घर मौजूद था। कल जो हन्नान बिखरे हुलिये में था, आज खासा नक्शा तैयार होकर आया था। ताज़ा की गई शेव, जेल से सेट किए गए बाल, चश्मे का बदला हुआ फ्रेम और वो मुस्कुराहट, उसके सारे दांतों की नुमाइश वाली प्यारी मुस्कुराहट पर ही तो दिल हारा था किरण ने। वही मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए बैठा था, थोड़ा सा गैर आरामदेह, जरा सा फिक्रमंद लग रहा था। उसके बरक्स अम्र सफेद बटन अप शर्ट और सिया वाइड लेग पैंट में मलबूस बिल्कुल पुरएतमाद होकर बैठा था। रस्मी अलेक्स लेग के बाद वो सीधा मुद्दे पर आया तो ऐन तवक्को के मुताबिक किरण के भाई ने पहला सवाल यही किया था, हन्नान के आगे पीछे कोई नहीं, हम कैसे अपनी बहन दे दें एसपी खानजादा? सारे रास्ते में इस सवाल के लिए खुद को तैयार करता हुआ हन्नान बेइख्तियार ही नजर चुरा गया। जो मुट्ठी भर एतमाद जमा किया था वो रेत की तरह मुट्ठी से फिसल गया। मैं हन्नान को पिछले 6 साल से जानता हूँ। मैंने उसके किरदार में कोई झोल नहीं देखा शहजादे। आंखों में आंखें डालकर एतमाद व यकीन से कहा था अमर ने। किरण का 19 साला भाई झेप गया था। हन्नान ने चेहरा घुमाकर मुस्कुराहट दबाई थी। हाथों की जबान से इस्तेमाल करने वाला अमर खानजादा जबान से बात मनवाने का हुनर भी रखता था। और बस तय हो गई दोनों की शादी। उनका निकाह सादगी से मस्जिद में हुआ था। अमर और जैन गवाह बने थे। हन्नान किरण को कैफे के ऊपर बने अपने छोटे से घर में ले आया था। वो दोनों साथ बहुत प्यारे लगते थे, एक दूसरे के साथ मुकम्मल और बहुत खुश। 1 साल बाद ईशल पैदा हुई थी। हन्नान से पहले अमर ने उसे गोद में लिया था। छुई मुई सी छोटी सी ईशल। कहाँ अमर हन्नान के पास महीने में 1 बार जाता था। अब हर रोज शाम में हन्नान के कैफे बैठा होता था। गोल मटोल मुस्कुराती खिलखिलाती ईशल वह हन्नान जैसी थी, बिल्कुल उसी का अक्स। मुस्कुराते हुए बेहद प्यारी लगती थी। अमर को खुद अंदाजा नहीं था कि ईशल उसे इतनी अजीज क्यों थी। उसके अपने खानदान में भी बहुत सौ के बच्चे थे। अमर ने उन्हें गोद में भी खिलाया था, लेकिन ईशल ईशल थी, उसके दिल की बहुत करीब। उसे देखकर दिल करता था उसे प्यार करे। इसे गोद में उठाकर मत घुमा करो अम्र, किरण खफा होती है, तुम इसकी आदतें बिगाड़ रहे हो।
हन्नान ईशल को गोद में लेकर टहलते हुए अमर को अक्सर टोकता था। बिगड़ने दो, मुझे बिगड़े हुए बच्चे पसंद है। जेलस होता हूँ मैं तुमसे, बाप से ज्यादा तुम्हारे साथ हंसती है ये। हन्नान के कहने पर वो फखरिया मुस्कुराहट मुस्कुरा दिया। मुझे बेटियां बहुत अच्छी लगती हैं यार। किसी की ख्वाहिश का ख्याल ना होता तो मैं रोज दुआ में अपनी पहली औलाद बेटी मांगता। बज़ाहिर सख्त नजर आने वाला अम्र बच्चों के मामले में बेहद नर्म था। ईशल ने अम्र का हाथ थामकर चलना सीखा था। घंटों बिना थके उसके साथ बोलते अमर ने उसे बोलने पर मजबूर किया था। मामा बाबा के बाद उसने अमर का नाम लिया था। उसके दांत निकले तो अमर ने उसके दांतों की गिनती रखी थी। ईशल का स्कूल में पहला दिन था। माँ बाप दोनों को एक तरफ करके वो अमर के साथ स्कूल गई थी। उस दिन वो थाने जाने के बजाय सारा दिन ईशल के साथ स्कूल में रहा था। गर्ज उसके पास जितनी मोहब्बत थी उसने ईशल पर लुटाई थी। वो दोस्त की बेटी नहीं थी, उसका बेटा बन गई थी। बेटे क्यों रो रहे हो? बेटे बाबा को बुलाओ, बात करनी है उनसे। कल अपने बाप को भी बेटे कह रही थी ये। अमर भी तो मुझे बेटा कहता है। ईशल की नकल उतारता हन्नान चल गया था। ईशल को गोद में लेता हुआ अमर हंसते पड़ा था। अभी तो मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि स्कूल में झगड़ा किया है मोहतरमा ने, और स्कूल वालों ने तुम्हारे बजाय मुझे कॉल की थी। ईशल उसके मुंह पर हाथ रखे उसे खामोश करवाती रह गई थी, मगर अमर ने राज फाश कर दिया था। हन्नान ने सदमे से बेटी को देखा। मुझसे कहती है मामा को आई लव यू कहते हैं, मुझे नहीं कहते। और खुद कैसे गद्दारी कर रही है ये। वो चीख ही तो उठा था। अमर हंसते हुए ईशल को गोद में लिए उठ खड़ा हुआ। हन्नान को रोता छोड़कर वो दोनों आइसक्रीम खाने चले गए थे। उनके दरमियान सब ठीक था। हन्नान, किरण, ईशल और अमर। अमर उन तीनों के लिए ही घर का ही फर्द था। उनके दस्तरखान पर चौथी प्लेट अमर की होती थी। ईशल की आधी जिम्मेदारी अमर ने उठाई हुई थी। उसके तकरीबन फैसले अमर लेता था। वो कौन से स्कूल में पढ़ेगी, उसे लेने और छोड़ने कौन जाएगा, स्कूल में झगड़े होंगे तो कौन उनसे निपटेगा, सब अमर देखता था। साथ होकर बहुत मुकम्मल थे वो। फिर जाने कहाँ क्या कैसा गलत हो गया। एक ही दस्तरखान पर खाना खाने वाले क्यों इतने फासले पर खड़े थे। जाने किसकी नजर लगी थी कि ईशल को गोद में लेने के लिए बारी लगाने वाले दस्तवे ग्रेबा हो गए थे। एक सीने में गोली ही ना उतारी थी, बाकी तो हर तरह का जहर उगल दिया था दोनों ने। कैफे वीरान हो चुका था। कैफे के ऊपर बना छोटा सा घर अब आसेब ज्यादा लगता था। यूं लगता था एक बार अंदर गए तो वापसी नामुमकिन है। कहीं से किरण की खिलखिलाहट सुनाई देगी, कहीं हन्नान की मोहब्बत भरी सरगोशियां, ईशल का चहकना और अमर के कहके। कल तक जो कुछ रगों में सुकून बनकर दौड़ता था, आज वही सब वहशत ज़्यादा करने लगा था। काट खाने को दौड़ता था, सांप की तरह जिस्म पर रेंगने लगता था। तुमने मैम अलमीरा के बारे में सुना? पुलिस ने उन्हें उनके दोस्त के मर्डर के इल्जाम में अरेस्ट कर लिया था। धप सी पड़ी थी उसके दिल पर। चेहरा कफन जैसा सफेद हो गया। एक लम्हे के लिए सब थम गया। धड़कनें मुंतशिर, सांसें बेतरतीब। उसे लगा यूनिवर्सिटी में मौजूद हर इंसान उसे तक रहा है। सबकी तंजियां, सवालिया निगाहें खुद पर महसूस करती वो सुन खड़ी रही। दिमाग माऊफ हो गया। पिछली बार जब हजूम ने उसे घेरा था तो अमर आए थे। इस वक्त वो नहीं आए तो वो जाने कितनी देर बेहिसो हरकत खड़ी रही थी। पाशा मंजर और पेश मंजर में लोग आते जाते रहे। कई तलबा ने रुक कर उसे सलाम किया, वो सुन नहीं पाई। कुछ ने उसे देखकर हिकारत से नजरें फेरी थी। वो अंदर ही अंदर खत्म होती रही। वो एक लेक्चर दे चुकी थी। 15 मिनट के वक्फे के बाद दूसरा लेक्चर देने जा रही थी, मगर अब रास्ता भूल गई थी। कमरा नंबर कौन सा था, क्लास कौन सी थी, पढ़ाना क्या था उसे। हर सवाल का जवाब रेत पर तहरीर था, और वो सरगोशियां समंदर की लहर की मानिंद सब मिटाती गई। आगे पीछे बंद राहदारियां, ऊपर और नीचे जाते जीने, और बीचों बीच खड़ी अलमीरा। किरण की कातला, होम रिकर, मनहूस मलून अलमीरा। मेरी बड़ी बहन मिडिल स्कूल में इनके क्लास फेलो रही हैं। शी इज नॉट नॉर्मल। स्कूल में सब इन्हें विच कहते थे। हलक खुश्क हुआ। धूप की तमाजत से गाल धेक उठे थे। आंखों में पानी पिघलने लगा था। हाथ में पकड़े लैपटॉप पर उसकी गिरफ्त सख्त हुई थी। गर्दन में गिरहब सी पड़ने लगी थी। सब कहते थे ये मार देती हैं सबको। उसका दम घुटने लगा था। ऑक्सीजन कम होने लगी थी। वो जाना चाहती थी। वो हर एक की नजरों से गुम हो जाना चाहती थी, मगर अपना वजूद इस कदर भारी लगा कि वो एक कदम न उठा सकी। मेरी बहन की फ्रेंड को मारने की कोशिश की थी इन्होंने। इतनी चोटें आई थी उसे, स्कूल में सब बहुत डरते थे इनसे। उसकी हथेलियां भीगने लगी थी, कान साए साए करने लगे थे। क्या कहूँ मैं आपको, मैम अलमीरा या मिसेस खानजादा? शरारत भरी आवाज पर उसने सर झुका हुआ उठाया था।
उसके सामने खड़ा उबैद उसकी आंसुओं से लबालब आंखें देखकर मुस्कुरा दिया। मुझे जरा अंदाजा नहीं था आप अपने हस्बैंड को सीधा टीवी पर डिस्क्लोज करेंगी, कहकर वो हंस पड़ा। वो नम आंखों से उसे देखती रही थी। अछूत हो जैसे सब यूं भागते थे इनसे। आपकी कॉफी? उसकी नजरें उबैद के हाथों में मौजूद कॉफी के कप पर टिकी। निचला लब दांतों तले दबाते हुए उसने कप थाम लिया था। दोस्त बनाना दूर की बात है, कोई इनसे बात करना तक पसंद नहीं करता था। अलमीरा से बात करना यानी नहुसत का सामना करना। कॉफी का कप धुंध में लिपटता गया। कंधे पर बस्ता डाले, एक हाथ में बिस्किट पकड़े, उबैद ने तरहम भरी निगाहों से उसके लाल पड़ता हुआ चेहरा देखा था। उसे देखकर कोई भी बता सकता था वो रास्ता भूल गई थी। उसका जहन काम करना छोड़ चुका था। वेलकम बैक मैम अलमीरा, हम सब ने आपके लेक्चर्स को मिस किया था। उसने ताजीमन सर झुकाया। उसकी आवाज इतनी ऊंची थी कि सीनों के पास खड़ी लड़कियों के सरगोशियां दब गई थी। इर्द गिर्द खड़े कई लोगों ने मुड़कर उन्हें देखा था। हमें आप पर यकीन है, आप किसी की जान नहीं ले सकती। उसे अपनी किस्मत पर हैरत हुई थी। जहाँ उसे बहुत सारी नफरत का सामना होता था, वहीं कोई ना कोई उसके साथ खड़ा हो जाता था। किसी नरम दिल में उसके लिए रहम डाल ही दिया जाता था। ये लें, शुगर लो लग रही है आपकी। उसने नम खफा निगाहें उबैद पर डाली और बिस्किट भी पकड़ लिया। आए साथ ही चलते हैं। उबैद की क्लास में लेक्चर था उसका। वो शर्मिंदगी से लब दांतों में दबाते हुए उसके साथ चल पड़ी। लैपटॉप उसे पकड़ा दिया। लैब एग्जाम कब ले रही हैं? आज ज्वाइंस का टॉपिक पूरा करवाऊंगी, उसके बाद नेक्स्ट वीक लैब एग्जाम और क्विज दोनों साथ। बिस्किट मुंह में लेकर दांतों से तोड़ा। शुगर कोटेड बिस्किट का जायका मुंह में घुलते ही आंखों में सतैश उभरी। मैं कह रहा था जो क्लासेस रह गई हैं वो रीस्केड्यूल ना करवाएं तो। बात अधूरी छोड़कर शायद से उसे देखा। एफ खाओगे उबैद? वो गर्दन गिराए हुए हंस पड़ा था। वो सर झटक कर कॉफी के घूंट भरने लगी थी। क्लास तीसरी मंजिल पर थी। दरवाजे के बाहर रुककर वो लंबी सांसें लेकर खुद को बहुत सारे आंखों का सामना करने के लिए तैयार करने लगी। वैसे सुने हैंडसम है वो। दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर उबैद ने गर्दन घुमाकर उसे देखा। उसके माथे पर बल पड़े। कौन? हस्बैंड आपके। हाँ हैंडसम तो है। बेसख्ता जबान फिसली थी। उबैद ने गर्दन घुमाकर अपनी हंसी रोकी थी। वो खामोखा ही शर्मिंदा हुई थी। सुबह देखा था मैंने आप दोनों को, बर्तन जैसी बोतल कैसे गिराई थी आपने। उबैद, वह कहका लगाता हुआ दरवाजा धकेल कर अंदर चला गया। वो मारे खिफत के लाल चेहरा लिए वहीं खड़ी रही थी। फिर दरवाजा खोलकर अंदर बढ़ गई। उबैद की महरून मिन्नत वो थोड़ी देर कबल अपने लिए सुनी गई बातें भुलाने में कामयाब रही थी। क्लास में भी उसने अलमीरा के मुतालिक किसी को कुछ नहीं बोलने दिया था। उसने उसके लेक्चर के बाद 2 घंटे के वक्फे से 2 लेक्चर्स मजीद लिए थे। शाम 5 बजे तक वो अच्छा खासा थक चुकी थी। सुपरवाइजर के बुलाने पर उसने बमुश्किल खुद को उनके ऑफिस तक घसीटा था। कैसी हो अलमीरा? वो उसे देखते ही खुश दिली से मुस्कुराए थे। ठीक हूँ सर, आप बताएं। वो मेज के पार उनके सामने कुर्सी खींचकर बैठ गई। हाथ में पकड़ा शोल्डर बैग दूसरी कुर्सी पर रख दिया। तुम्हारी कमी बहुत महसूस हुई मुझे इन 2 हफ्तों में। प्रोजेक्ट फाइनल करना है, अगले माह कॉन्फ्रेंस है। वो उस प्रोजेक्ट को कैसे भूल सकती थी जिस पर वो, किरण और सर सैफ पिछले 2 माह से काम कर रहे थे। सॉरी सर, मसले इतने अचानक हुए थे कि संभलने में वक्त लग गया। वो जख्मी से हल्का सा मुस्कुराई थी। तुम्हारा नुकसान भी तो बहुत हुआ है ना अलमीरा, मुझे अफसोस है। उन्होंने तरहम भरी निगाहों से उस पर डाली थी। वो गोद में रखे हुए हाथों को मसलती रही। किसी ने कुछ कहा तो नहीं? वो लब दांतों में दबाकर सरनफी में हिला गई थी। वो उन्हें नहीं बता सकती थी कि सबकी आंखों में सवाल थे। तंज भरे हुए चुभती हुई निगाहें सारा दिन उसे काटती रही थी। भले ही कोई मुंह पर बोलने की जरूरत नहीं कर पाया था, मगर वो पीठ पीछे उनकी बकवास बारहा उसके कानों में पड़ी थी। नहीं सर, आप मुझे बताएं कि काम। मेज पर रखे मोबाइल के बजने पर उसने बात अधूरी छोड़ दी। बैक वक्त उसकी और सर सैफ की निगाहें मोबाइल की रोशन स्क्रीन पर टिकी थी। इमरजेंसी इज कॉलिंग। उसने लब दांतों में दबाते हुए हाथ बढ़ाकर मोबाइल उठाया और कॉल काट दी। उठा लो अलमीरा, इमरजेंसी लिखा है, फिर मैं काट रही हो। वो मुस्कुराए थे। वो शर्मिंदा हुई कबल इसके कि वो जवाब देती। इमरजेंसी का मैसेज आ गया। बाहर इंतजार कर रहा हूँ, 5 मिनट के लिए आओ। पैगाम पढ़कर वो तजबजुब का शिकार हुई थी। आखिर ऐसा कौन सा मसला आन पड़ा था जो वो यहाँ पहुंच गए थे। इज एवरीथिंग ऑल राइट? सर मुझे बस 5 मिनट दें, उस लत में कहती वो उठ खड़ी हुई थी। मोबाइल वहीं छोड़ा और तेजी से ऑफिस के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। 5 मिनट बाद वो डिपार्टमेंट की इमारत से निकल रही थी। आखिरी सीढ़ी से उतरकर जर्द पत्तों से ढकी हुई रविश पर कदम रखा
तो निगाह सीध में उठती हुई स्ट्रीट लैंप से टेक लगाकर खड़े हुए अमर पर टिकी थी। दरख्त के साए में खड़े कदमों में गिरते हुए पत्तों को देखते वो आइसक्रीम खाने में मसरूफ थे। सिया वाइड लेग पैंट पर आधे बाजुओं वाली सफेद टी शर्ट पहनी हुई थी। पाँव में सफेद स्नीकर्स थे। हवा के झोंकों से बाल माथे पर गिर रहे थे। डेनिम की सिया जैकेट लकड़ी के बेंच पर लिटा रखी थी। जिस हाथ में कॉफी का कप था उस कलाई में सिया डायल वाली घड़ी बांध रखी थी। सफेद रंग में अच्छे लगते थे वो। अलमीरा वहीं खड़ी टकटकी बांधे उन्हें देखे गई थी। वो बेहद थकी हुई थी। उन्हें देखते हुए सारी थकावट जाती रही। वो उस कमजोर लम्हे में आ ठहरी थी जब दिल सर टिकाने के लिए एक कंधा मांगता है, वरना एक हमदर्द हाथ जो उसे थाम ले। सारा दिन सबकी चुपती हुई नजरें खुद पर महसूस की थी। वो अब अम्र की नरम गरम निगाहों के हिसार में आना चाहती थी। उनकी धीमी आवाज सुनते हुए अपने मुतालिक सुनी हर जहरीली बात भुला देना चाहती थी। उन दोनों के दरमियान में पत्तों से ढका हुआ रास्ता था जिसे खिसा अपने रंग में रंग रही थी। किसी एहसास के तहत अमर ने सर उठाया, उसे देखकर मुस्कुराए। नजरें उसके चेहरे से फिसलती हुई उसके जोकर्स के ढीले पड़ चुके तस्मों पर टिकी। उन्होंने बेंच पर लटकी हुई जैकेट उठाई और चरमराते हुए पत्तों को कुचलते उसके पास चले आए। करीब पहुंचकर आइसक्रीम और कॉफी दोनों उसकी तरफ बढ़ाई थी। उसने दोनों चीज थाम ली थी। उनकी जैकेट भी पकड़ ली। वो धीरे से एक पंजे एक घुटने के बल नीचे बैठे। वो हक तक उन्हें देखे गई जो उसके जोगर्स के तस्मे बांध रहे थे। बरसों कबल फूलों के मौसम में वो उसी तरह यही इसी जगह पर उन्हें जीनों के पास नीचे बैठी रोती अलमीरा की बैगी पैंट के पाइचे मोल रहे थे। क्या लगती थी वो उनकी? बस कजिन थी। प्यारी थी उन्हें, तभी बिला तरद्दुद उसके जोकर्स के तस्मे बांध देते थे। पाँव में आती हुई पैंट के पाइचे मोड़ देते थे। वो अपने बालों से उलझती रहती थी तो अमर जैकेट की जेब में पौने रखने लगे थे। गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पर उसका क्लेचर लगा रहता था। जब वो सुबह स्कूल शाम अकेडमी जाकर थक जाती तो वापसी पर वो उसका बैग उठा लेते थे। जब किसी तकरीब में रिवायती लिबास के साथ वो बड़ा सा दुपट्टा लेती थी तो कुछ ही देर में वो दुपट्टा मफलर की तरह अमर की गर्दन में झूल रहा होता था। वो आदी थी उस सब की। उसे आदत थी अमर की। इन इतने सालों में कब कब तुम्हारे शू लेसेस खुले रहे होंगे, तुम्हें मेरी याद तो आई होगी मीरा। मगमूल सा मुस्कुराते वो उठ खड़े हुए। वो खामोशी से उन्हें देखती रही थी। वो नहीं थे तो अलमीरा कभी अपने जूतों के तस्मे इतनी लापरवाही से नहीं बांधती थी। पोनी और क्लेचर भी अपने पर्स में रखती थी। तकरीबात में भी जाना छोड़ दिया था कि वो साथ नहीं होते थे तो उसे खुद पर कोई रंग अच्छा ही नहीं लगता था। बावजूद इसके कि वो उसे याद आते थे तब जब थका देने वाले दिन के बाद उसे एक कंधे की जरूरत होती थी। जब वो सारा दिन चुप रहती थी और कोई भी उसे बोलने पर नहीं उकसाता था। जब वो अपने जख्मों पर उल्टा सीधा मरहम रख रही होती थी तब अम्र याद आते थे। उनका मेहरबान लम्स, उनकी हमदर्द बातें, उनकी नरम निगाहें। सब ठीक रहा, कोई मसला तो नहीं हुआ, मैं फिक्रमंद था तुम्हारे लिए। उनकी मुतफक्किर निगाहें उनका दिल पिघलाती जाती थी। लब दांतों में दबाती वो सर नफी में हिला गई। सर झुक गया। खामोशी से कॉफी का कप उनकी तरफ बढ़ा दिया। तुम्हारे लिए लाया था, आइसक्रीम खानी है मुझे। वो मुस्कुरा दिए, कॉफी का कप पकड़ लिया। वो एक हाथ में उनकी जैकेट थामे दूसरे से उनकी आइसक्रीम खाते उनके हमरा दरख्तों के साय में घिरी रविश पर चलने लगी थी। पॉइंट्स के निकलने का वक्त था। दूर ही दूर तक बसों के करीब तुलबा टहलते नजर आ रहे थे। कुछ देर कबल तक वो उस वक्त इस रास्ते पर गुजरने का सोचती भी ना। अब अमर साथ थे तो तहफ्फुज़ के एहसास में घिरी उनके हम कदम रही। दिन कैसा रहा? दायां हाथ पैंट की जेब में डाले बाएं हाथ में कप घुमाते हुए गर्दन तिरछी करके उसे देखा। मसरूफ? थक गई हो? इस बार सर को जम्बिस देने पर इक्तफा किया। घर कब आओगी? लहजा भर को उसका दिल धड़कना भूल गया। हाथ ललच कर रह गया था। आइसक्रीम पिघलने लगी थी। वो अपनी ही कैफियत समझ न पाई। घर के जिक्र पर आंखों में नमी उतरी थी या सवाल की नौयत पर। आखिरी बार कब किसी ने ये सवाल किया था? घर कब आओगी? आखिरी बार ऐसा घर जैसा एहसास कब महसूस हुआ था? शायद कभी नहीं, कभी भी नहीं। उसका दिल चाहा कि वो यहीं से पलट जाए, भागकर सर के ऑफिस से अपना बैग और मोबाइल लाए और अभी ही अमर के साथ घर चली जाए। वो कश्मकश में मुब्तला गुमसुम सी निगाहों से पिघलती हुई आइसक्रीम को देख रही थी। अमर को लगा वो जवाब नहीं देना चाहती। वो चंद सानिया उसके मुंतजिर रहे, फिर मुद्दे पर आ गए थे। मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ मीरा। टिप से आइसक्रीम का एक कतरा उसके हाथ पर गिरा था, फिर दूसरा। उठते हुए कदम थम गए। वो दोनों आमने सामने खड़े थे, सर झुकाए पिघलती हुई आइसक्रीम को तकती अलमीरा।
उदास नजरों से उसके झुके हुए सर को देखते अम्र, वहाँ शायद एहतजाज हो रहे हैं। करीबी अजला के कुछ अफसरान के साथ मुझे भी बुलाया गया है, तो जाना पड़ेगा। वो सख्ती से न भेजती पलटी, चंद कदमों के फासले पर रखे कूड़ेदान में आइसक्रीम उलट दी। हाथ में पकड़ी हुई उनकी जैकेट की जेब खंगाली तो टिश्यू बरामद हो गया था। हाथ साफ करके उसने टिश्यू भी कूड़ेदान में ही फेंक दिया था। फिर पलटी और वापस अपनी जगह आन खड़ी हुई। अमर खामोशी से उसकी हरकतें देखते रहे थे। ये अलमीरा का खामोश एहतजाज था, बेहद कमजोर। जिंदगी में दूसरी बार मुझे घर से जाना मुश्किल लग रहा है, और वजह इस बार भी तुम हो। तुम रह लोगी ना मेरे बगैर? कमरा वो समेटते थे, मैले कपड़े वो मशीन में डालते थे, उसके खाने पीने का ख्याल रखते थे। वो सारा दिन कुछ नहीं बोलती थी तो उसे बोलने पर उकसाते थे, उसके गुस्से में बदलते दुख को झेलते थे। जरूरत से ज्यादा आदत थे वो उसकी, उनके बगैर कैसे रहा जा सकता था? जैन और शहदिल यही हैं, कोई मसला हो तो फौरन उनसे कह देना, वरना मुझे कॉल करना। घर के बाकी अफराद को खुद से दूर रखना, खाना वक्त पर खाना, खुद को थकाना मत। रात में कमरे का और बालकनी वाला दरवाजा भी लॉक करके सोना। किसी मुलाजिम पर भरोसा नहीं करना, जो काम हो शेर दिल से कह देना। समझ रही हो ना मीरा? वो नहीं समझ रही थी, वो समझना ही नहीं चाहती थी। वो क्यों जा रहे थे? वो उन अजनबी लोगों में कैसे रहेगी? इतने दिन वो साथ रहे थे तो वो अपना दिमाग शट डाउन करके घर में रहती थी। सब कुछ मुयस्सर था, वो हर चीज का ख्याल रखते थे। अब वो अकेली कैसे रहेगी? अमर उसे अकेला करके क्यों जा रहे थे? किसी पर भरोसा मत करना, अकेली कहीं मत जाना मीरा, घर में या बाहर। कोई भी एतबार के काबिल नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? वो परेशान थे, फिक्रमंद हो रहे थे, तभी बार बार यही बात दोहरा रहे थे। वो खामोशी से कदमों में गिरे पत्तों को घूरती रही। पानी का पतला सा पर्दा उसकी आंखों के आगे आ रहा था, हर मंजर धुंधला हो रहा था। मीरा, मोहब्बत से उसे पुकारा गया। उसने झुका सर उठाया, उसके चेहरे की उड़ी रंगत, शहद रंग आंखों में आंसू के साथ उमड़कर आया हुआ खालीपन उन्हें हैरान कर गया। वो रो रही थी। क्यों? अभी तो कह रही थी कि कोई मसला नहीं हुआ था, अब इतना रोना क्यों आ रहा था? वापस कब आएंगे? आवाज भर्रा गई। अमर को सांस लेने में मुश्किल पेश आई थी। दिल धक से कानों में धड़का था। वो झगड़ती थी, गुस्सा करती थी, उलझती थी, परवाह भी करती थी। अब मालूम हुआ था, इससे गर्ज नहीं थी कि क्यों जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, वापस कब आएंगे। पहला सवाल ये था। वो खुशगवार हैरत से मुस्कुरा दिए थे, फिर सर झुकाते हुए हंस पड़े थे। उसे मजीद रोना आया। 3-4 दिन लग जाएंगे, मुतबस्सुम निगाहें उसके चेहरे पर टिकी थी। वो निचला लब दांतों में दबा गई। रखोगी ना अपना ख्याल? अकेले जा रहे हैं, अपना ख्याल गया भाड़ में, वो महफूज तो होंगे ना? खावर साथ है, सिपाही भी होंगे, परेशान मत होना। तसल्ली दी गई। वह सर झुका गई थी। अमर ने गर्दन जरा सी तिरछी करके सर झुकाकर उसकी आंखों में झांकना चाहा था, नाकाम रहे थे। मोबाइल कहाँ है तुम्हारा? सर के ऑफिस में। वह ठंडी सांस भर कर रह गए। वह अपनी चीजों के मामले में इतनी ही लापरवाह थी, खास तौर पर मोबाइल के मुतालिक। कहीं भी रखा आती थी, रहता भी हमेशा साइलेंट था। कोई एक कॉल करे या 10, मोहतरमा को जरा खबर नहीं लगती थी। तुम्हारे अकाउंट में कुछ रकम भेज दी है, मजीद की जरूरत हो तो बता देना। नहीं चाहिए। खफा निगाह उन पर डाली। तुम जानती हो ना, कुछ मामले में अपनी मर्जी करने का कायल हूं मैं। आबरू उठाए संजीदगी से उसे देखा। ये इशारा था कि कोई दूसरी बात नहीं सुनेंगे। वो सर झटक गई थी, गर्दन घुमाकर आहने दरवाजे से निकलते पॉइंट्स को देखने लगी थी। एक के बाद एक बस निकलती गई, यहाँ तक कि सारा रास्ता खाली हो गया था। उसने निगाहें वापस अमर की तरफ की। वो उसे ही देखते थे। एक बात मानोगी? किसी रूठे बच्चे की तरह उसने बिना सोचे सर नफे में हिला दिया था। मेरी बात भी नहीं मानोगी? कितना मान था उन्हें। नया मोबाइल साइलेंट से हटा दो, ताकि मेरी कॉल आए तो तुम्हें पता चल जाए कि हर सूरत उठानी है। मैं वो मोबाइल ही बंद कर दूंगी। सुर्ख होती ही आंखों में खफकी के साथ गुस्सा उतरने लगा था। मैं दूसरे मोबाइल पर कॉल कर लूंगा, ब्लॉक कर दूंगी आपको। वो मुस्कुराए, धीरे से दोनों के दरमियान फासले को घटाया था। उसकी थोड़ी पर अंगुष्ठे शहादत रख कर चेहरा ऊंचा किया था। मुतबस्सुम निगाहों से उसकी आंखों में झांका। इतने सालों में नहीं कर पाई, अब तो नामुमकिन है मीरा। वो उन डुबडुबाई आंखों में अपना अक्स उतरते देख सकते थे, बिल्कुल साफ, बिल्कुल वाजे। मेरे पीछे अकेले मत रोना, कॉल कर लेना, वरना मैसेज पर कह देना, मैं खुद कॉल कर लूंगा। बस तनहा मत करना खुद को, प्लीज। निचला लब दांतों तले कुचला गया। चेहरा घुमाकर आंसुओं को बहने से रोकने की जतन करने लगी।
अमर का उठा हुआ हाथ पहलू में गिर गया। बगौर उसके कपकपाते हाथों को देखा जिन्हें वो उनकी जैकेट में छुपा रही थी। वो उन ठंडे पड़ते हुए हाथों को थामने चाहते थे। वो निचला होठ दांतों से जख्मी कर रही थी। वो उसे रोकना चाहते थे। दरमियान में 2 कदमों का फासला था। ये फासला पार करने की ख्वाहिश दिल में ही रह गई। चलता हूँ मैं, तुम टाइम से घर चली जाना, पहुंचकर बता दूंगा। उसने उन्हें देखने की गलती नहीं की थी। वो कुछ सुनने के मुंतजिर रहे थे। कई पल खामोशी से। ख्याल रखना अपना, अपने लिए तो नहीं रखोगी, मेरे लिए ही सही। धीरे से उसके कांपते हाथ से अपनी जैकेट ले ली। अलविदाई निगाह उस पर डालकर वो आगे बढ़ गए थे। उसका झुका सर उठा और उनकी पुस्त को तकती आंखों से नमकीन पानी के कतरे खामोशी से रुखसार नम कर गए। उसने जल्दी से अपने गालों को रगड़ा था। दिल बैठने लगा, सांसें मुंतशिर हो रही थी। उनकी पुश्त धुन में लिपटने लगी थी। कॉफी का कप कूड़ेदान में फेंक कर वह जैकेट पहने दूर ही दूर होते गए। वो वहीं खड़े डुबडुबाई आंखों से उन्हें जाता देखती रही थी। मुझे अभी घर आना था खानान। भर्राई हुई आवाज में की गई सरगोशी मुंह से निकलती सिसकियों में दबती चली गई थी। गालों को रगड़कर वो पलट गई। तेज तेज कदम उठाती हुई वो दरमियान में मौजूद फासले को मजीद बढ़ाती गई थी। उनसे दूर होती थी तो लगता था उनके बगैर जी लेगी। वो पास होते थे, साथ रहते थे, जरूरत के बाद आदत बनते थे, फिर दूर जाते थे तो लगता था जान निकाल कर ले गए हैं। उसे सालों लग जाते थे अमर की आदत खत्म करने में। वो 2 दिनों में उसकी मेहनत पर पानी फेर देते थे। उनकी एक निगाह, एक झलक की बात थी और अलमीरा का ये हाल होता था कि ये मांगेंगे तो जान भी दे दूंगी। जी, तो यहाँ करते हैं इस पार्ट का एंड। और लिली ने मर्डर करने की कोशिश नहीं की थी और अब मुझे हन्नान भी नहीं लग रहा है, लेकिन वो पागल खाने में रहा है और अमर ने ही निकाला था उसे। तो कुछ और ही है स्टोरी, लेकिन अभी इतनी क्लियर भी नहीं हुई है। और वैसे तो हन्नान का कोई नहीं था, लेकिन फिर अमर बात करता है तो कहता है कि हन्नान का भाई, गाज़ान नाम था शायद, वो है, उसकी वजह से हो रहा है कुछ। तो जब हन्नान का कोई नहीं था तो फिर ये गाज़ान शायद मेरे ध्यान से निकल रहा है नाम, तो वो कौन है फिर अगर हन्नान का कोई नहीं था? और मुझे अब ना हन्नान, ना लिली और अलमीरा तो लग ही नहीं रही मर्डरर, तो पता नहीं क्यों कोई और ही लग रहा है। और अब जो स्कैल्पल से उसके चेहरे का हशर किया है तो इसलिए मुझे कोई और लग रहा है। और एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री हुई है ग्रीन आइस की, तो अभी तो नाम भी उसका रिवील नहीं हुआ है, लेकिन इंटरेस्टिंग लग रहा है वो भी कैरेक्टर। तो देखते हैं, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना।